आप सुन रहे हैं केएस नॉवल स्टोरी पर रिटर्निंग फ्रॉम द इमॉर्टल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक, मनगढ़ंत या बनावटी कहानी है जो लेखक की कल्पना से लिखी गई है और असल जिंदगी की घटनाओं या लोगों पर आधारित नहीं है। इसमें अक्सर ऐसे पात्र, जगहें या घटनाएं होती हैं जो सच नहीं होती और ये लेस देन काल्पनिक, फिक्शनल, इमेजिनरी कहानियों की एक सामान्य विशेषता है। नॉवल अध्याय 261 व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित लिटिल पॉकेट सेक्ट लीडर के लिए बोनस अध्याय। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, माँ, मैं आपके फैसले का सम्मान करती हूँ और पिताजी की बात मानूंगी, लेकिन आप अपने दिल में जानती हैं कि अगर भावनाओं की बात हो तो मेरे मन में कोई भावना नहीं है, और तान परिवार के उन लोगों के लिए भी मेरे मन में कोई भावना नहीं है। मेरा घर यहीं है और मेरी जड़ें यहीं हैं। सू लिंग्यू काफी देर तक चुप रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। तांग शियू ने फिर पूछा, आप उससे कब मिलने की योजना बना रहे हैं? सू लिंग्यू को अचानक कुछ याद आया और उसने तुरंत तांग शियू की बाहें दोनों हाथों से पकड़ ली और चिंता से पूछा, शियू, माँ जानती हैं कि तुम में चिकित्सा कौशल है और मैंने सुना है कि तुम बहुत कुशल हो। क्या तुम अपने पिता का इलाज कर सकती हो? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे उसकी विशिष्ट स्थिति का पता नहीं है, इसलिए मैं अभी कोई निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं करता। सू लिंग्यू की आंखों में थोड़ी निराशा झलक रही थी, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाकर कहा, शियू, शियांग फेई घर पर तुम्हारी दादी की देखभाल कर रही है। चलो अब राजधानी चलते हैं। 20 साल हो गए। अपने पति के जीवित होने की खबर सुनकर सू लिंग्यू की इच्छा हुई कि काश उसके पंख निकल आते और वह तुरंत राजधानी जाकर उससे मिल पाती। देरी का हर मिनट उसके लिए यातना जैसा लग रहा था। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, माँ, मुझे लगता है हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कोई हमें राजधानी में आमंत्रित करेगा। सू लिंग्यू अचंभित रह गई और उलझन में पूछ बैठी, हमें किसने आमंत्रित किया होगा? तांग शियू ने कहा, तान परिवार के लोग। सू लिंग्यू के चेहरे के भाव बदल गए। पिछले 20 वर्षों से वह तान परिवार से हमेशा सावधान रहती थी। उसे डर था कि कहीं वे उसके बेटे को उससे छीन न लें और वह उससे दूर न हो जाए। लेकिन अब उसे डर नहीं था। उसका बेटा बड़ा हो चुका था और उनके बीच का रिश्ता न तो शोहरत से टूट सकता था और न ही दौलत से। शियू, तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि तान परिवार हमें आमंत्रित करने आएगा? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, माँ, वे चाहते हैं कि मैं अपने पूर्वजों को याद करूं। वे चाहते हैं कि मैं उसे बचाऊं। सू लिंग्यू ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, शियू, आखिरकार तुम्हारी रगों में तान परिवार का खून बह रहा है, इसलिए यह उचित ही है कि तुम अपने पूर्वजों को याद करो और कुल में लौट आओ। तांग शियू ने ताना मारते हुए कहा, क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी रगों में तान परिवार का खून बहता है? अगर हो सकता तो मैं अपनी रगों में सू परिवार का खून बहाना पसंद करती। माँ, मेरी नज़र में वे सब अजनबी हैं। मैंने कभी अजनबियों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं आपकी पसंद का सम्मान करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी मेरी पसंद का सम्मान करेंगी। सू लिंग्यू ने मुंह खोला, लेकिन पाया कि वह अपने बेटे का खंडन नहीं कर सकती। अंत में वह केवल असहाय होकर सिर हिला सकती थी और तान शियू को विकल्प सौंप सकती थी। शियू, अब तुम बाहर जा सकती हो। मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। अगर तान परिवार आज नहीं आया तो हम कल राजधानी चले जाएंगे, सू लिंग्यू ने कहा। तान शियू ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। उसने देखा कि सू शियांग फेई आंगन में चादरें धो रहा था। तान शियू कुछ देर चुप रहा, फिर उसके पास गया, अपनी जेब से सिगरेट का आधा पैकेट निकाला, एक सिगरेट निकालकर उसे दी, फिर खुद एक सिगरेट जलाई, एक कश लिया। सू शियांग फेई के बगल वाले पेड़ से टिक गया और शांत स्वर में बोला, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? सू शियांग फेई ने गीले हाथों से सिगरेट का टुकड़ा पकड़ा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, असल में यह मैंने नहीं समझा, मेरे पिताजी ने मुझे समझाया। अच्छे कर्मों का फल मिलता है और बुरे कर्मों का दंड। कुछ लोगों को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। अपने माता पिता को जेल में देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं देख रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। अगर उस समय पुलिस इतनी ताकतवर न होती तो शायद आज तुम जेल में होते। तांग शियू ने शांत भाव से पूछा, बस इतना ही? सू जियांग फेई ने सिर हिलाते हुए कहा, दरअसल वापस आने से पहले मेरे मन में कुछ नाराजगी थी। आखिर आप बहुत क्रूर थे। आपने मेरे परिवार और मेरे पिता के जीवन के अंतिम क्षणों को बर्बाद कर दिया। लेकिन जब मैंने अपनी चाची की आपसे कही बातें सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी नाराजगी कितनी बेतुकी थी। असल में दयालु तो मेरी चाची हैं। तांग शियू ने सिर हिलाया और कुछ पल चुप रहने के बाद धीरे से कहा, हाई स्कूल के एक और साल पढ़ाई करो, अगले साल फिर से कॉलेज प्रवेश परीक्षा देना। अपनी जिंदगी की चिंता मत करो, मेरी माँ तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगी। सू शियांग फेई अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी बेहद खिलखिलाती थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे अंकों को देखते हुए अगर मैं एक साल और पढ़ाई भी कर लूं तो मुझे डर है कि मेरा दाखिला किसी साधारण विश्वविद्यालय में ही हो पाएगा। किसी उच्च विश्वविद्यालय में दाखिला तो नामुमकिन ही है। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि दादी की चोट ठीक होते ही मैं किंगे काउंटी छोड़कर बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं आखिरकार अपनी जड़ों की ओर लौटकर सुगिया गांव जरूर आऊंगा। तांग शियू ने कहा, मेरा फोन नंबर लिख लीजिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे तभी संपर्क करेंगे जब बिल्कुल जरूरी होगा। सू जियांग फेई ने चुपचाप सिर हिलाया। तांग शियू ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। उसने सिगरेट खत्म की और गेट की ओर चल पड़ा। तांग शियू को बाहर आते देख सूबेन और सूक्वान ने तुरंत आवाज लगाई। तांग शियू ने कहा, आप लोग कुछ और दिनों तक घर पर ही रहिए। मैं फिलहाल शिंगचिंग वापस नहीं जा सकता। मुझे राजधानी में कुछ काम निपटाने हैं। राजधानी से शिंगचिंग लौटने पर मैं आपसे फिर संपर्क करूंगा। सूक्वान हंसते हुए बोला, ये तो बहुत बढ़िया है। असल में बेन और मैं कुछ दिनों बाद शिंगचिंग जाने की योजना बना रहे थे, क्योंकि हम वह सिल्वर ड्रैगन ग्रास लेना चाहते थे जिसकी आपको जरूरत है। तांग शियू ने तुरंत कहा, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप न जाएं। यदि आप जाते भी हैं तो आपको और लोगों को बुलाना चाहिए और आप केवल पीछे के पहाड़ की बाहरी परिधि में ही खोजबीन कर सकते हैं। आपने जिस खूंखार जानवर का जिक्र किया है वह बहुत खतरनाक है। आम लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके अलावा पहाड़ पर उनकी जान जाने की भी पूरी संभावना है। तांग शियू के स्वभाव को जानते हुए और उसकी गंभीरता को देखते हुए सुबेन ने तुरंत कहा, तो हम आपकी बात मानेंगे और ग्रामीणों को पहाड़ पर बुलाएंगे। चाहे हमें कितनी भी सिल्वर ड्रैगन ग्रास मिल जाए, हम पहाड़ों में गहराई तक नहीं जाएंगे। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, याद रखना, मैं गर्मी की छुट्टियों के खत्म होने से पहले वापस आने की कोशिश करूंगा और पीछे वाले पहाड़ पर उस खूंखार जानवर से निपटूंगा। ठीक है, तुम दोनों अपना काम करो, मेरे फोन का इंतजार करना। अच्छा। सूबेन और सूक्वान सहमत हो गए और बगल में स्थित सूबेन के घर की ओर चल पड़े। 2 घंटे बाद 2 काली ऑडी सेडान धीरे धीरे गेट के बाहर आकर रुकी। जैसे ही चारों सादे कपड़ों वाले गार्ड तितर बितर हुए, तांग शिया ने कार का दरवाजा खोला और तांग गुशिंग को बाहर निकलने में मदद की।
क्या यही वह जगह है? तांग गुशेंग ने जर्जर लकड़ी के दरवाजे और बहती हुई आंगन की दीवार को देखा। तांग शिया ने सिर हिलाकर कहा, पिताजी, आपने जो जानकारी भेजी है उसके अनुसार यही वह जगह है। मैंने सैटेलाइट पोजिशनिंग का इस्तेमाल किया और पता चला कि यह इसी परिवार का घर है। तांग गुशेंग ने चारों गार्डों की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग बाहर ही रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें आंगन में कदम रखने की अनुमति नहीं है। हाँ। चारों गार्डों ने तुरंत सलाम किया और सहमति जताई। तांग गुशेंग ने आंगन में कदम रखा। जब उसने आंगन में सू जियांगफेई को देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। फिर उसने पूछा, युवक, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सू लिंग्यू और तांग शियू यहाँ रहते हैं? सू जियांगफेई अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और पूछा, हाँ, आप कौन हैं? तांग गुशेंग ने सिर हिलाकर कहा, मैं तांग गुशेंग हूँ। क्या वे अभी यहाँ हैं? सू जियांगफेई ने अपना सिर घुमाया और जोर से चिल्लाया, चाची, कोई आपको ढूंढ रहा है। सू लिंग्यू और तांग शियू घर से बाहर आए। तांग शियू ने तांग गुशेंग और तांग शिया को देखकर मन ही मन आह भरी। हालांकि उन्हें उनके लौटने का अंदाजा था, लेकिन इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि तांग गुशेंग ने शिनचिंग सेंट्रल हॉस्पिटल छोड़ने के बाद अपने बारे में छानबीन करने के लिए लोगों को भेजा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हारा तांग परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तांग शियू ने ठंडे लहजे में कहा। तांग गुशेंग ने कड़वाहट से कहा, शियुए, मेरा नाम तांग शियू है। तांग शियू ने गहरी आवाज में कहा। तांग गुशेंग एक पल के लिए रुका और फिर असहाय होकर बोला, तांग शियू, ये तुम्हारी माँ है, जो मेरी बहू भी है ना? सू लिंग्यू दंग रह गई। हालांकि उसके बेटे ने उसे बताया था कि तांग परिवार से कोई आने वाला है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह व्यक्ति तांग गुशेंग होगा। वह तांग गुशेंग को जानती थी। वह न केवल एक राष्ट्रीय नेता थे, बल्कि उसके पति के पिता और नामात्र के ससुर भी थे। मैं सू लिंग्यू हूँ। तांग गुशेंग सू लिंग्यू और तांग शियू के पास पहुंचे और कड़वे स्वर में बोले, 20 साल पहले मैंने लोगों को भेजकर लगभग पूरे शिनचिंग को छान मारा था, लेकिन दुर्भाग्य से हम आपको और आपके बेटे को नहीं ढूंढ पाए। युंडे ने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि आपका नाम शियाउन है, क्योंकि वह आपका पूरा नाम नहीं जानता था और आपके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए मैं 20 साल पहले खुद युंडे को लेने शिनचिंग गया था, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। आप और आपके बेटे ने इन सभी वर्षों में बहुत कष्ट झेला है। ये सुनकर सू लिंग्यू की आंखों में फिर से आंसू भर आए। तांग शिया सू लिंग्यू के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, क्या आप पिताजी को फोन नहीं करेंगी? सू लिंग्यू ने मुंह खोला, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। सालों पहले वह जानती थी कि उसका पति अकेले शिनचिंग क्यों आया था। उसे उसके परिवार ने घर से निकाल दिया था। उस समय वह गांव छोड़कर शिनचिंग के एक अस्पताल में नर्स के रूप में काम करने आई थी, जहां उसकी मुलाकात तांग युंडे से हुई, जो घायल था और अस्पताल में भर्ती था, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपा और वे एक दूसरे के प्रेमी बन गए। बाद में गर्भवती होने के बाद सू लिंग्यू, जिसे अभी तक विवाह प्रमाण पत्र भी नहीं मिला था, ने अपने पति की असली पहचान उसी से जानी। उसे ये भी पता चला कि उस समय तांग परिवार एक बड़े संकट से जूझ रहा था, जिसके कारण तांग गुशेंग को उसके पति को घर से निकालना पड़ा और सार्वजनिक रूप से अपने बेटे से संबंध तोड़ने की घोषणा करनी पड़ी। सर्वप्रथम गुस्से में आकर पति ने अपने परिवार से सारे संपर्क तोड़ दिए। जब वह गर्भवती हुई तब जाकर उसने उत्साह और खुशी से भरकर तांग गुशेंग को फोन किया। उसने अपने ससुर को टेलीविजन पर देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब वह उनसे व्यक्तिगत रूप से मिली थी, इसलिए वह ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तांग गुशेंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, शियाओयुन, मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारे लिए मुझे ससुर कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आखिर तुम मेरे बेटे की पत्नी हो और तुमने मेरे तांग परिवार की वंश परंपरा को जन्म दिया है। अगर तुम अभी मुझे ससुर नहीं मानना चाहती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मुझे बस उम्मीद है कि भविष्य में मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को संतुष्ट कर सकूंगा। सू लिंग्यू ने अपना सिर उठाया, तांग गुशेंग की ओर देखा और कहा, मैं युनडे से मिलना चाहती हूँ। बिना किसी झिझक के तांग गुशेंग ने कहा, मैं आपको और आपके बेटे को राजधानी ले जाने आया हूँ। मेरे आने से पहले ही मुझे पता चल गया था कि आपकी माँ भी घायल है। अगर आप चाहें तो उन्हें भी अपने साथ ले जा सकते हैं। सू लिंग्यू ने तांग शियू की ओर मुड़कर देखा। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, मेरी माँ उनसे मिलने राजधानी जा रही हैं। हमारा घर यहीं है, राजधानी में नहीं। अगर संभव हो तो मुझे उम्मीद है कि आप हमें उन्हें वापस लाने देंगे। सही मायने में हम परिवार हैं, जबकि तांग परिवार बाहरी है। यह अध्याय लिटिल अध्याय 261 व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित लिटिल पॉकेट्स एक्ट लीडर के लिए बोनस अध्याय। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, माँ, मैं आपके फैसले का सम्मान करती हूँ और पिताजी की बात मानूंगी, लेकिन आप अपने दिल में जानती हैं कि अगर भावनाओं की बात हो तो मेरे मन में कोई भावना नहीं है, और तांग परिवार के उन लोगों के लिए भी मेरे मन में कोई भावना नहीं है। मेरा घर यहीं है और मेरी जड़ें यहीं हैं। सू लिंग्यू काफी देर तक चुप रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। तांग शियू ने फिर पूछा, आप उससे कब मिलने की योजना बना रहे हैं? सू लिंग्यू को अचानक कुछ याद आया और उसने तुरंत तांग शियू की बाहें दोनों हाथों से पकड़ ली और चिंता से पूछा, शियू, माँ जानती हैं कि तुम में चिकित्सा कौशल है और मैंने सुना है कि तुम बहुत कुशल हो। क्या तुम अपने पिता का इलाज कर सकती हो? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे उसकी विशिष्ट स्थिति का पता नहीं है, इसलिए मैं अभी कोई निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं करता। सू लिंग्यू की आंखों में थोड़ी निराशा झलक रही थी, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाकर कहा, शियू, शियांगफेई घर पर तुम्हारी दादी की देखभाल कर रही है। चलो अब राजधानी चलते हैं। 20 साल हो गए अपने पति के जीवित होने की खबर सुनकर सू लिंग्यू की इच्छा हुई कि काश उसके पंख निकल आते और वह तुरंत राजधानी जाकर उससे मिल पाती। देरी का हर मिनट उसके लिए यातना जैसा लग रहा था। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, माँ, मुझे लगता है हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कोई हमें राजधानी में आमंत्रित करेगा। सू लिंग्यू अचंभित रह गई और उलझन में पूछ बैठी, हमें किसने आमंत्रित किया होगा? तांग शियू ने कहा, तांग परिवार के लोग। सू लिंग्यू के चेहरे के भाव बदल गए। पिछले 20 वर्षों से वह तांग परिवार से हमेशा सावधान रहती थी। उसे डर था कि कहीं वे उसके बेटे को उससे छीन न लें और वह उससे दूर न हो जाए, लेकिन अब उसे डर नहीं था। उसका बेटा बड़ा हो चुका था और उनके बीच का रिश्ता न तो शोहरत से टूट सकता था और न ही दौलत से। शियू, तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि तांग परिवार हमें आमंत्रित करने आएगा? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, माँ, वे चाहते हैं कि मैं अपने पूर्वजों को याद करूं। वे चाहते हैं कि मैं उसे बचाऊं। सू लिंग्यू ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, शियू, आखिरकार तुम्हारी रगों में तांग परिवार का खून बह रहा है, इसलिए यह उचित ही है कि तुम अपने पूर्वजों को याद करो और कुल में लौट आओ। तांग शियू ने ताना मारते हुए कहा, क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी रगों में तांग परिवार का खून बहता है? अगर हो सकता तो मैं अपनी रगों में सू परिवार का खून बहाना पसंद करती। माँ, मेरी नज़र में वे सब अजनबी हैं। मैंने कभी अजनबियों पर ध्यान नहीं दिया।
इसलिए मैं आपकी पसंद का सम्मान करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी मेरी पसंद का सम्मान करेंगी। सु लिंगयू ने मुंह खोला, लेकिन पाया कि वह अपने बेटे का खंडन नहीं कर सकती। अंत में वह केवल असहाय होकर सिर हिला सकती थी और तांग शियू को विकल्प सौंप सकती थी। शियू, अब तुम बाहर जा सकती हो। मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। अगर तांग परिवार आज नहीं आया तो हम कल राजधानी चले जाएंगे, सु लिंगयू ने कहा। तांग शियू ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। उसने देखा कि सु शियांगफेई आंगन में चादरें धो रहा था। तांग शियू कुछ देर चुप रहा, फिर उसके पास गया, अपनी जेब से सिगरेट का आधा पैकेट निकाला, एक सिगरेट निकालकर उसे दी, फिर खुद एक सिगरेट जलाई, एक कश लिया, सु शियांगफेई के बगल वाले पेड़ से टिक गया और शांत स्वर में बोला, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? सु शियांगफेई ने गीले हाथों से सिगरेट का टुकड़ा पकड़ा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, असल में यह मैंने नहीं समझा, मेरे पिताजी ने मुझे समझाया। अच्छे कर्मों का फल मिलता है और बुरे कर्मों का दंड। कुछ लोगों को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। अपने माता पिता को जेल में देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं देख रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। अगर उस समय पुलिस इतनी ताकतवर न होती तो शायद आज तुम जेल में होते। तांग शियू ने शांत भाव से पूछा, बस इतना ही? सु जियांगफेई ने सिर हिलाते हुए कहा, दरअसल वापस आने से पहले मेरे मन में कुछ नाराजगी थी। आखिर आप बहुत क्रूर थे। आपने मेरे परिवार और मेरे पिता के जीवन के अंतिम क्षणों को बर्बाद कर दिया। लेकिन जब मैंने अपनी चाची की आपसे कही बातें सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी नाराजगी कितनी बेतुकी थी। असल में दयालु तो मेरी चाची हैं। तांग शियू ने सिर हिलाया और कुछ पल चुप रहने के बाद धीरे से कहा, हाई स्कूल के एक और साल पढ़ाई करो, अगले साल फिर से कॉलेज प्रवेश परीक्षा देना। अपनी जिंदगी की चिंता मत करो, मेरी माँ तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगी। सु शियांगफेई अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी बेहद खिलखिलाती थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे अंकों को देखते हुए अगर मैं एक साल और पढ़ाई भी कर लूं तो मुझे डर है कि मेरा दाखिला किसी साधारण विश्वविद्यालय में ही हो पाएगा। किसी उच्च विश्वविद्यालय में दाखिला तो नामुमकिन ही है। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि दादी की चोट ठीक होते ही मैं किंगे काउंटी छोड़कर बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं आखिरकार अपनी जड़ों की ओर लौटकर सुगिया गांव जरूर आऊंगा। तांग शियू ने कहा, मेरा फोन नंबर लिख लीजिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे तभी संपर्क करेंगे जब बिल्कुल जरूरी होगा। सु जियांगफेई ने चुपचाप सिर हिलाया। तांग शियू ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। उसने सिगरेट खत्म की और गेट की ओर चल पड़ा। तांग शियू को बाहर आते देख सु बेन और सु क्वान ने तुरंत आवाज लगाई। तांग शियू ने कहा, आप लोग कुछ और दिनों तक घर पर ही रहिए। मैं फिलहाल शिंगचेंग वापस नहीं जा सकता। मुझे राजधानी में कुछ काम निपटाने हैं। राजधानी से शिंगचेंग लौटने पर मैं आपसे फिर संपर्क करूंगा। सु क्वान हंसते हुए बोला, ये तो बहुत बढ़िया है। असल में बेन और मैं कुछ दिनों बाद शिंगचेंग जाने की योजना बना रहे थे, क्योंकि हम वह सिल्वर ड्रैगन ग्रास लेना चाहते थे जिसकी आपको जरूरत है। तांग शियू ने तुरंत कहा, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप न जाएं। यदि आप जाते भी हैं तो आपको और लोगों को बुलाना चाहिए और आप केवल पीछे के पहाड़ की बाहरी परिधि में ही खोजबीन कर सकते हैं। आपने जिस खूंखार जानवर का जिक्र किया है वह बहुत खतरनाक है। आम लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके अलावा पहाड़ पर उनकी जान जाने की भी पूरी संभावना है। तांग शियू के स्वभाव को जानते हुए और उसकी गंभीरता को देखते हुए सुबेन ने तुरंत कहा, तो हम आपकी बात मानेंगे और ग्रामीणों को पहाड़ पर बुलाएंगे। चाहे हमें कितनी भी सिल्वर ड्रैगन ग्रास मिल जाए, हम पहाड़ों में गहराई तक नहीं जाएंगे। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, याद रखना, मैं गर्मी की छुट्टियों के खत्म होने से पहले वापस आने की कोशिश करूंगा और पीछे वाले पहाड़ पर उस खूंखार जानवर से निपटूंगा। ठीक है, तुम दोनों अपना काम करो, मेरे फोन का इंतजार करना। अच्छा। सुबेन और सु क्वान सहमत हो गए और बगल में स्थित सुबेन के घर की ओर चल पड़े। 2 घंटे बाद 2 काली ऑडी सेडान धीरे धीरे गेट के बाहर आकर रुकी। जैसे ही चारों सादे कपड़ों वाले गार्ड तितर बितर हुए, तांग शिया ने कार का दरवाजा खोला और तांग गुशेंग को बाहर निकलने में मदद की। क्या यही वह जगह है? तांग गुशेंग ने जर्जर लकड़ी के दरवाजे और बहती हुई आंगन की दीवार को देखा। तांग शिया ने सिर हिलाकर कहा, पिताजी, आपने जो जानकारी भेजी है उसके अनुसार यही वह जगह है। मैंने सैटेलाइट पोजिशनिंग का इस्तेमाल किया और पता चला कि यह इसी परिवार का घर है। तांग गुशेंग ने चारों गार्डों की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग बाहर ही रहो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें आंगन में कदम रखने की अनुमति नहीं है। हाँ। चारों गार्डों ने तुरंत सलाम किया और सहमति जताई। तांग गुशेंग ने आंगन में कदम रखा। जब उसने आंगन में सु जियांगफेई को देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। फिर उसने पूछा, युवक, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सु लिंगयू और तांग शियू यहाँ रहते हैं? सु जियांगफेई अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और पूछा, हाँ, आप कौन हैं? तांग गुशेंग ने सिर हिलाकर कहा, मैं तांग गुशेंग हूँ। क्या वे अभी यहाँ हैं? सु जियांगफेई ने अपना सिर घुमाया और जोर से चिल्लाया, चाची, कोई आपको ढूंढ रहा है। सु लिंगयू और तांग शियू घर से बाहर आए। तांग शियू ने तांग गुशेंग और तांग शिया को देखकर मन आह भरी। हालांकि उन्हें उनके लौटने का अंदाजा था, लेकिन इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि तांग गुशेंग ने शिंगचेंग सेंट्रल हॉस्पिटल छोड़ने के बाद अपने बारे में छानबीन करने के लिए लोगों को भेजा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हारा तांग परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तांग शियू ने ठंडे लहजे में कहा। तांग गुशेंग ने कड़वाहट से कहा, शियुए, मेरा नाम तांग शियू है। तांग शियू ने गहरी आवाज में कहा। तांग गुशेंग एक पल के लिए रुका और फिर असहाय होकर बोला, तांग शियू, ये तुम्हारी माँ है, जो मेरी बहू भी है ना? सु लिंगयू दंग रह गई। हालांकि उसके बेटे ने उसे बताया था कि तांग परिवार से कोई आने वाला है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह व्यक्ति तांग गुशेंग होगा। वह तांग गुशेंग को जानती थी। वह न केवल एक राष्ट्रीय नेता थे, बल्कि उसके पति के पिता और नामात्र के ससुर भी थे। मैं सु लिंगयू हूँ। तांग गुशेंग, सु लिंगयू और तांग शियू के पास पहुंचे और कड़वे स्वर में बोले, 20 साल पहले मैंने लोगों को भेजकर लगभग पूरे शिंगचेंग को छान मारा था, लेकिन दुर्भाग्य से हम आपको और आपके बेटे को नहीं ढूंढ पाए। युंडे ने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि आपका नाम शियाउन है, क्योंकि वह आपका पूरा नाम नहीं जानता था और आपके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए मैं 20 साल पहले खुद युंडे को लेने शिंगचेंग गया था, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। आप और आपके बेटे ने इन सभी वर्षों में बहुत कष्ट झेला है। ये सुनकर सु लिंगयू की आंखों में फिर से आंसू भर आए। तांग शिया सु लिंगयू के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, क्या आप पिताजी को फोन नहीं करेंगी? सु लिंगयू ने मुंह खोला, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। सालों पहले वह जानती थी कि उसका पति अकेले शिंगचेंग क्यों आया था। उसे उसके परिवार ने घर से निकाल दिया था। उस समय वह गांव छोड़कर शिंगचेंग के एक अस्पताल में नर्स के रूप में काम करने आई थी, जहां उसकी मुलाकात तांग युंडे से हुई, जो घायल था और अस्पताल में भर्ती था, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था।
धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपा और वे एक दूसरे के प्रेमी बन गए। बाद में गर्भवती होने के बाद सू लिंग्यू, जिसे अभी तक विवाह प्रमाण पत्र भी नहीं मिला था, ने अपने पति की असली पहचान उसी से जानी। उसे ये भी पता चला कि उस समय तांग परिवार एक बड़े संकट से जूझ रहा था, जिसके कारण तांग गुशेंग को उसके पति को घर से निकालना पड़ा और सार्वजनिक रूप से अपने बेटे से संबंध तोड़ने की घोषणा करनी पड़ी। सर्वप्रथम गुस्से में आकर पति ने अपने परिवार से सारे संपर्क तोड़ दिए। जब वह गर्भवती हुई तब जाकर उसने उत्साह और खुशी से भरकर तांग गुशेंग को फोन किया। उसने अपने ससुर को टेलीविजन पर देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब वह उनसे व्यक्तिगत रूप से मिली थी, इसलिए वह ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तांग गुशेंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, श्याओयुन, मैं जानता हूं कि अब तुम्हारे लिए मुझे ससुर कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आखिर तुम मेरे बेटे की पत्नी हो और तुमने मेरे तांग परिवार की वंश परंपरा को जन्म दिया है। अगर तुम अभी मुझे ससुर नहीं मानना चाहती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मुझे बस उम्मीद है कि भविष्य में मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को संतुष्ट कर सकूंगा। सू लिंग्यू ने अपना सिर उठाया, तांग गुशेंग की ओर देखा और कहा, मैं यूनगे से मिलना चाहती हूँ। बिना किसी झिझक के तांग गुशेंग ने कहा, मैं आपको और आपके बेटे को राजधानी ले जाने आया हूँ। मेरे आने से पहले ही मुझे पता चल गया था कि आपकी माँ भी घायल हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें भी अपने साथ ले जा सकते हैं। सू लिंग्यू ने तांग शियू की ओर मुड़कर देखा। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, मेरी माँ उनसे मिलने राजधानी जा रही हैं। हमारा घर यहीं है, राजधानी में नहीं। अगर संभव हो तो मुझे उम्मीद है कि आप हमें उन्हें वापस लाने देंगे। सही मायने में हम परिवार हैं, जबकि तांग परिवार बाहरी है। यह अध्याय लिटिल अध्याय 262 तांग परिवार। तीसरा अपडेट, मासिक टिकटों की मांग। तांग गुशेंग चुपचाप तांग शियू को निहार रहे थे। उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। जीवन में अनगिनत उतार चढ़ावों का सामना कर चुके गुशेंग में लोगों के व्यक्तित्व को परखने की असाधारण क्षमता थी। संक्षिप्त मुलाकात के बावजूद वे तांग शियू के व्यक्तित्व को काफी हद तक समझ चुके थे, इसलिए तांग गुशेंग तांग शियू की बातों से क्रोधित नहीं हुए। बेशक अगर किसी और ने उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत की होती तो वे बहुत क्रोधित होते, लेकिन तांग शियू उन पर उनका बहुत बड़ा एहसान था। तांग शियू, अगर तुम अपने पिता को ठीक कर सकते हो तो वो जहां चाहे जा सकते हैं। अगर तुम उन्हें ठीक नहीं कर सकते लेकिन फिर भी उन्हें शिंगचिंग वापस लाने पर अड़े हो तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, शिंगचिंग में चिकित्सा सुविधाएं राजधानी जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ लाने के बाद मुझे उनके साथ पेशेवर देखभाल करने वालों को भेजना होगा। अभी आपने जो कहा उसके लिए मैं आपकी नाराजगी समझता हूँ। ये सच है कि मैंने अच्छा काम नहीं किया। मैं उस समय आपको और आपके बच्चे को ढूंढने में असफल रहा, जिसके कारण आपको इतने वर्षों तक कष्ट सहना पड़ा, लेकिन आपका उपनाम तांग है और तांग परिवार का खून आपकी रगों में बहता है। तांग परिवार ही आपका घर है। तांग शियू ने ठंडी सी सांस ली और कुछ नहीं कहा। तांग शिया ने तांग शियू की ओर एक नजर डाली, फिर अंत में सू लिंग्यू पर अपनी निगाहें टिकाईं और मुस्कुराते हुए कहा, दूसरी भाभी, आपको उस समय राजधानी जाना चाहिए था। मुझे लगता है मेरे दूसरे भाई ने आपको हमारे परिवार की स्थिति के बारे में बताया होगा। हालांकि तांग परिवार एक बड़ा और धनी परिवार है, लेकिन बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों की शादियों में ज्यादा दखल नहीं देते और सामाजिक स्थिति को लेकर उनके मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं है। पिताजी सचमुच उस समय खुद शिंगचिंग आए थे और कई दिनों तक यहीं रुके थे। यहाँ तक कि मेरे बड़े भाई ने भी मेरे दूसरे भाई के कोमा में जाने के बाद के वर्षों में हर साल शिंगचिंग आकर आपसे मिलने के लिए समय निकाला था। ये कहते हुए कि तांग शिया ने सू लिंग्यू की ओर 2 कदम बढ़ाए, हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक कड़वाहट भरी अभिव्यक्ति आ गई। उसने कहा, भाभी, क्या आप जानती हैं कि माँ की सबसे बड़ी चिंता इन सभी वर्षों से क्या रही है? यह उनका पोता है जो घर से दूर रहता है। जब भी कोई दूसरे भाई का जिक्र करता है तो वह फूट फूट कर रोने लगती हैं। उन्हें अपने बेटे के लिए दुख होता है और उन्हें अपने पोते की भी बहुत याद आती है। मैं सू लिंग्यू का दिल कांप उठा। भीतर से उठने वाली गर्माहट ने तांग परिवार के प्रति उसकी नाराजगी को कम कर दिया। उसने सोचा था कि इतने सालों से वह अकेली ही अपने पति को खोज रही है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि तांग परिवार भी उसे और उसके बेटे को खोज रहा है। तांग शिया ने फिर कहा, भाभी, हमारे साथ राजधानी वापस आ जाओ। वही हमारा घर है। अगर तुम बीजिंग में मम्मी पापा के साथ पुराने घर में नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हारे लिए एक विला खरीद दूंगी। अगर मेरे भतीजे को पढ़ाई करनी है तो वह बीजिंग विश्वविद्यालय जा सकता है। मैं तुम्हारे सभी खर्चों का वहन करने को तैयार हूँ। सू लिंग्यू ने अपने होंठ खोले, लेकिन उसकी निगाहें एक बार फिर तांग शियू पर टिक गईं। उसकी आंखों में अब भी थोड़ी सी विनती झलक रही थी। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, मुझे खेद है, हमें राजधानी में रहने की आदत नहीं है। इसके अलावा हमें तांग परिवार से एक पैसा भी नहीं चाहिए। हालांकि मेरी संपत्ति तांग परिवार की संपत्ति के बराबर नहीं है, लेकिन मेरी माँ और मेरे लिए आराम से जीवन यापन करने के लिए ये पर्याप्त है। तब सू लिंग्यू ने कहा, हाँ, हम यहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। शियू एयर बड़ी हो गई है और अब सक्षम है। मेरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है। सच में हमारे लिए राजधानी में लंबे समय तक रहना संभव नहीं है। तांग गुशेंग ने गहरी आवाज में कहा, श्याओयुन, तांग शियू, आप और आपके बेटे जो भी जीवन जीना चाहें, मैं उससे सहमत हूँ। अगर आपको कोई जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए। जब तक मैं कर सकता हूँ, भले ही इससे तांग परिवार को कितना भी नुकसान क्यों न हो, मैं आपके लिए वह सब करूंगा। याद रखिए, तांग परिवार आप और आपके बेटे का ऋणी है और हम भविष्य में इसकी भरपाई करेंगे। तांग शियू का दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखों में अविश्वास के भाव उभर आए। उसने तांग गुशेंग से इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की उम्मीद नहीं की थी। उसी क्षण उसके बंद दिल में एक छोटी सी दरार सी पड़ गई, लेकिन फिर भी वह इस समय तांग परिवार के करीब आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सामान अंदर ले आओ। तांग शिया ने आंगन के द्वार की ओर आवाज लगाई और फिर मुस्कुराते हुए सू लिंग्यू की ओर मुड़ी। दूसरी भाभी, पिताजी ने सुना है कि मेरी सास घायल हो गई हैं, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से किसी को पोषण संबंधी पूरक तैयार करने के लिए भेजा है। इसके अलावा यह उनकी पहली यात्रा है, इसलिए हम शिष्टाचार में लापरवाही नहीं कर सकते। मेरी सास को घायल करने वालों की बात करें तो काउंटी अस्पताल के उप निदेशक को छोड़कर जो लापता हैं, बाकी सभी को जल्द ही उनकी सजा मिलेगी। तुरंत गेट के बाहर खड़े 4 गार्डों ने तेजी से 1 दर्जन से अधिक बक्से भीड़ की ओर ले गए। ये सू लिंग्यू कुछ असमंजस में थी। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, माँ, क्योंकि यह उनका अच्छा प्रस्ताव है तो चलिए इसे स्वीकार कर लेते हैं। वैसे भी मुस्कुराते हुए चेहरे को मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे यहाँ कोई परेशानी पैदा करने नहीं आए हैं, इसलिए हमें उनके साथ असभ्य व्यवहार नहीं करना चाहिए। चलिए उन्हें अंदर बुला लेते हैं। तब सू लिंग्यू को समझ आया कि क्या हो रहा है और उसने तुरंत कहा, आप बहुत दयालु हैं, कृपया अंदर आइए, मेरी माँ अंदर हैं। एक पल के बाद जब तांग गुशेंग और तांग शिया की मुलाकात झांक से हुई तो उनकी पहचान जानने पर झांक ने
शुरू में उन पर जमकर गालियां बरसाईं। हालांकि पूरी कहानी समझने के बाद उन्होंने कुछ राहत दिखाई, अपनी बेटी के लिए खुश हुई और अपने दामाद के जीवित होने से उत्साहित हुई। शियुए, दादी जानती हैं कि तुम्हारी चिकित्सा क्षमता अद्भुत है। तुम्हें अपने पिता का इलाज करना ही होगा। इतने सालों से उनके लापता होने का कोई खास कारण जरूर होगा। अब उन्हें दोष मत दो। राजधानी जाओ जाओ और उनका इलाज करो ताकि मरने से पहले दादी अपने दामाद को फिर से देख सकें। स्थिति को समझते हुए मैडम झांग ने तांग शियू को अपने पास बुलाया और उसे निर्देश दिए। मैंने भरसक कोशिश की, तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा। 12 मिनट बाद सु लिंग्यू ने अपना सामान पैक किया और आंगन से चली गई। आप लोग गाड़ी चलाइए और आगे आगे चलिए। मेरी माँ मेरी गाड़ी में बैठेगी। तांग शियू ने अपना सूटकेस कार की डिक्की में रखते हुए और तांग गुशेंग और अन्य लोगों की ओर देखते हुए कहा। तांग शिया ने तुरंत कहा, मैं भी आपकी कार में चलूंगी और रास्ते में अपनी दूसरी भाभी से बात करूंगी। सु लिंग्यू मुस्कुराई और बोली, ठीक है। तांग शियू ने उसे नहीं रोका। वह आमतौर पर सु लिंग्यू के फैसलों में दखल नहीं देता था। कार में बैठने के बाद उसने देखा कि तांग शिया पीछे की सीट पर अपनी मां के साथ प्यार से हाथ मिलाकर बातें कर रही थी। फिर उसने कार स्टॉप की और आगे चल रही 2 काली ऑडी सेडान कारों के पीछे पीछे सु परिवार के गांव से तेजी से निकल गया। हालांकि उसे अभी अभी ड्राइविंग लाइसेंस मिला था, फिर भी वह उन दोनों कारों के पीछे पीछे हाईवे पर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। राजधानी शहर मिंग्युआन विला जिला। तांग परिवार के तीसरे पुत्र तांग गुशों अपने हाथों में मौजूद दस्तावेजों को पलट रहे थे। उनके सामने सैन्य वर्दी पहने 2 अधेड़ उम्र के पुरुष खड़े थे। उनके शरीर एकदम सीधे थे। उनके कंधों पर मेजर जनरल का पदचिन्ह और जनरल के स्टार अंकित थे। टकराना, दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला गया और तांग गुशों का बेटा तांग यूनकिंग हौंकते हुए कमरे में घुस आया और चिल्लाया, पिताजी कुछ बड़ा हो गया है। तांग गुशों ने भौहें चढ़ाकर व्यंग्यपूर्वक कहा, आसमान गिर जाए तो भी तुम्हें ताई पर्वत की तरह शांत और संयमित रहना चाहिए। देखो तुम्हारा ये रूप, ये किस तरह का शिष्टाचार है। तांग यूनकिंग ने घबराकर कहा, नहीं, यह वाकई कोई गंभीर बात है। मेरे चाचा और बाकी लोग राजधानी वापस आ रहे हैं। मुझे अभी अभी मेरे बड़े भाई का फोन आया था। उन्होंने हमें 4 घंटे में पैतृक घर जाने के लिए कहा है। तांग गुशों ने आश्चर्य से पूछा, हमें पैतृक घर जल्दी जाना होगा? यूनपेंग ने यह नहीं बताया कि क्या हुआ। तांग यूनकिंग ने कहा, दूसरे भाई का बेटा मिल गया है। वह अपनी माँ और बेटे के साथ राजधानी लौट आया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाचा गुप्त रूप से शिनचिंग गए थे ताकि तांग उपनाम वाले उस दिव्य चिकित्सक तांग शियू को ढूंढ सकें जो दूसरे भाई का बेटा है। क्या? तांग गुशों के चेहरे का भाव बदल गया और उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके भतीजे का बच्चा मिल जाएगा। इतने सालों में उस बुढ़िया को सबसे ज्यादा अपने उस पोते की याद आती थी जो खो गया था और जिसका क्या हुआ ये पता नहीं था। वाह, ये तो कमाल है। यूनकिंग, तुरंत सबको सूचित करो कि 4 घंटे में हमारे पैतृक घर आ जाएं। मैंने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। मैंने कभी नहीं की थी। मेरा पोता, जिससे मैं पहले कभी नहीं मिली, असल में एक चमत्कारिक डॉक्टर है। अगर वह युंडे की बीमारी ठीक कर दे तो। ये सोचकर तांग गुशों का चेहरा और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। तांग यूनकिंग ने झट से कहा, पिताजी, मैं अभी जाकर सबको सूचित कर देती हूँ। राजधानी शहर, सम्राट ड्रैगन क्लब। तांग वेई के हाथ में क्रिस्टल की बोतल थी और वह अपनी लाल शराब की चुस्कियां ले रहा था। उसके बगल में 2 युवक अपनी अपनी बाहों में आकर्षक महिलाओं को लिए हुए शराब पी रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे। उन दोनों युवकों के नाम जोंग लू और झांग होंगनयान थे। दोनों बीजिंग के धनी परिवारों के वंशज थे और तांग वेई के बचपन के दोस्त थे। टकराना, वीआईपी कमरे का दरवाजा बाहर से लात मारकर खोला गया। एक सुंदर दिखने वाली लड़की जो गाउन पहने थी कमरे में घुस आई। जब उसने तांग वेई को सोफे पर 2 आकर्षक लड़कियों के साथ बैठे देखा तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वह तांग वेई की ओर दौड़ी, सबके आश्चर्य भरे निगाहों के बीच उसका हाथ पकड़ लिया और जल्दी से बोली, भाई, यहाँ मौज मस्ती करना बंद करो। दादाजी ने परिवार के सभी सदस्यों को पैतृक घर लौटने का आदेश दिया है। कोई भयानक घटना घटी है। तांग वेई ने आंखें घुमाई और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तांग, अगर आसमान गिर भी जाए तो उसे थामने के लिए हमेशा कोई न कोई तुमसे लंबा होगा। इतनी जल्दी क्या है? वैसे भी दादाजी शहर से बाहर गए हैं क्या? उन्हें क्या हो सकता है? और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तांग ने झट से तांग वेई को निजी कमरे से बाहर खींच लिया और जल्दी से कहा, मुझे कैसे पता चला? इसकी चिंता मत करो, बस मेरे साथ आओ। ये दूसरे चाचा हैं, उनके सगे बेटे मिल गए हैं और दादाजी के साथ राजधानी वापस आ रहे हैं। जल्दी करो, अगर हम देर से लौटे तो दादाजी बहुत क्रोधित होंगे अगर उन्हें पता चला कि हम पैतृक घर पर नहीं हैं। दूसरे चाचा का बेटा तांग वेई के चेहरे के भाव एक पल के लिए थम गए, फिर अचानक बदल गए। उसने तांग का हाथ झटक दिया, निजी कमरे के दरवाजे पर लौट आया और बाहर आने ही वाले जोंग लू और झांग होंगनयान को देखकर बोला, तुम लोगों ने मेरी बात सुनी होगी, है ना? मुझे घर पर कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। तुम लोग पहले मजे कर लो, मैं समय मिलने पर तुमसे बात करूंगा। जोंग लू और झांग होंगनयान ने एक दूसरे को देखा, लेकिन फिर भी सिर हिलाया। वे जानते थे कि तांग वेई के दूसरे चाचा 20 साल पहले एक दुर्घटना के कारण अपंग हो गए थे और उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका विवाह के बाहर एक बेटा होगा। भाई तांग, आपको तुरंत जाना चाहिए। राजधानी शहर, एक सैन्य क्षेत्रीय इकाई जैतून हरे रंग के सैन्य शिविर में विशेष अभियान कंपनी के कमांडर तांग लिंग फायरिंग रेंज में अपने सैनिकों के प्रशिक्षण की निगरानी कर रहे थे। उसी क्षण सैन्य वर्दी पहने एक युवक उनके पास दौड़कर आया, उन्हें एक मोबाइल फोन दिया और कहा, कंपनी कमांडर, ये रही आपकी कॉल। तांग निंग ने भावहीनता से फोन उठाया और गहरी आवाज में कहा, मैं तांग निंग हूँ, तुरंत अपने पैतृक घर लौट आइए। फोन से तांग यूनकिंग की आवाज आई। तांग निंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, चौथे चाचा, मैं अभी टीम के सदस्यों को प्रशिक्षण दे रही हूँ। क्या हम इस बारे में फोन पर बात नहीं कर सकते? आपके दूसरे चाचा का जैविक पुत्र मिल गया है और वह बुजुर्ग व्यक्ति उसे चांगशा से राजधानी ले जा रहा है। क्या? मैं अभी वापस जा रहा हूँ। अध्याय 263 एकत्रीकरण, पहला अद्यतन, अनुशंसा मतों का अनुरोध। राजधानी शहर, जिनशियोफोंग। तांग यंग विशाल मेज के सामने खड़ी थी। उस पर रखे परिदृश्य चित्र को घूर रही थी। उसकी आंखों में हैरानी झलक रही थी। उसके बगल में खड़ी मु वानयंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सच कहूं तो मुझे उस तांग शियू से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मैंने उसकी बात इसलिए मानी क्योंकि मैं उस बदमाश की मांगे नहीं मानना चाहती थी। किसने सोचा था कि तांग शियू इतना काबिल होगा? मैंने बदकिस्मती को सौभाग्य में बदल दिया और इतनी शानदार कलाकृति मुफ्त में पाली। गहरी ईर्ष्या से भरी तांग यांग ने कहा, मैंने अनगिनत उत्कृष्ट कृतियां देखी हैं और कई अनमोल प्राचीन चित्रों की प्रशंसा भी की है, लेकिन उनमें से कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। अगर मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से उनसे अपने लिए एक चित्र बनाने को कहूंगी। मु वानयंग ने हंसते हुए कहा, उन्होंने कहा था कि वे आसानी से पेंटिंग नहीं
करेंगे। इसके अलावा मुझे ये भी महसूस होता है कि हालांकि उनकी पेंटिंग कौशल उत्कृष्ट है, लेकिन वास्तव में उन्हें पेंटिंग में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। तांग यंग ने कहा, आप उन्हें जानते हैं, है ना? क्या आप मेरे लिए सिफारिश कर सकते हैं? मु वानयंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, काश मैं खुलकर बोल पाती। तांग शियू का व्यक्तित्व बहुत ही अजीब है। क्या यह अजीब है? तांग यंग ने आश्चर्य से पूछा, इसमें इतनी अजीब बात क्या है? मु वानयंग ने अपना पतला हाथ उठाया और धीरे से अपने माथे से बालों की एक लट हटाई, जिससे उसका आकर्षक और मोहक अंदाज झलक रहा था, और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं सुंदर हूँ? तांग यंग ने हंसते हुए और झुंझलाते हुए कहा, सुंदर, बेशक तुम सुंदर हो। हर कोई जानता है कि तुम्हें राजधानी की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब प्राप्त है। पूरी राजधानी में कौन सा युवा और प्रतिभाशाली पुरुष तुम्हारे करीब आकर तुम्हारा दिल जीतना नहीं चाहेगा? मैं दावे से कह सकती हूँ कि दुनिया का हर सामान्य यौन रुझान वाला पुरुष तुम्हें पाना चाहेगा। मु वानयंग मुस्कुराई और बोली, लेकिन तांग शियू ऐसा नहीं चाहती। क्या? तांग यंग चौंक गई, फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। अगर वह पुरुष नहीं है तो वह तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। मु वानयंग ने कहा, मैंने उसकी परीक्षा ली और वह बहुत सीधा था। क्या आप जानते हैं कि उसने मुझसे क्या कहा? तांग यंग ने उत्सुकता से पूछा, उसने क्या कहा? मु वानयंग हंसते हुए बोली, मैंने उस समय उनसे पूछा, क्या आपको अपनी यौन अभिवृत्ति से कोई समस्या है, या मेरी सुंदरता आपको बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करती? उन्होंने कहा कि उनकी यौन अभिवृत्ति सामान्य है और अगर मैं उनके साथ सोने को तैयार हूं तो वे मना नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के एक रात का रिश्ता वास्तव में बहुत उबाऊ होता है। इसके अलावा एक और तरह की महिला भी है जिसे छूने में उन्हें बहुत आलस आता है। तांग यंग की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। हालांकि मु वानयंग की बातों ने उसे अभी भी बहुत उत्सुक कर दिया था, जिससे वह ये जानने के लिए बेताब हो गई कि वह किस तरह की महिला के साथ संबंध बनाने में इतना आलसी क्यों है। मु वानयंग ने आगे कहा, जिस तरह की औरत को वो छूने में भी आलस करता है, वो मेरे जैसी कुंवारी लड़की है। उसने कहा कि अगर वो उसकी कुंवारीपन छीन लेगा तो बाद में मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसे मुसीबत के सिवा किसी चीज से डर नहीं लगता। फुफकार। तांग यंग अपनी हंसी नहीं रोक पाई और जोर से हंस पड़ी। वह वाकई अजीब और सनकी है। यह मेरे जीवन में सुनी सबसे अविश्वसनीय बात है। आजकल कौन सा आदमी नहीं चाहता कि औरतें मासूमियत से उसके सामने आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन यह आदमी मुसीबत के डर से मासूम औरतों को छूने में भी आलस करता है। सच में मैं अवाक हूँ। मु वानयंग ने अपना मुंह ढक लिया और खिलखिलाकर हंसी, लेकिन फिर धीरे से बोली, मैं समझ सकती हूँ कि वह किसी कुंवारी लड़की को छूने से इसलिए कतरा रहा है क्योंकि वह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। तांग यंग ने आश्चर्य से कहा, एक गैर जिम्मेदार आदमी? मु वानयंग ने कहा, ऐसा नहीं है कि पुरुष गैर जिम्मेदार हैं, बल्कि वे जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं, इसीलिए वे निर्दोष महिलाओं को नहीं छूते हैं। तांग यंग की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और काफी देर की चुप्पी के बाद उसने उसे अंगूठा दिखाते हुए कहा, मैं उसकी प्रशंसा करती हूँ, बल्कि उसे अपना आदर्श मानती हूँ। पहली बात तो यह है कि आपकी तरह प्रलोभनों से अप्रभावित रहने की क्षमता उसे एक सच्चे सज्जन बनाती है। दूसरी बात, ये जानते हुए कि वह जिम्मेदारी नहीं लेगा, वह निर्दोष महिलाओं को नहीं छूता, और ऐसा पुरुष निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान है। अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। उसने हाथ बढ़ाकर मु वानयंग को घुमाया और 2 बार उसके चारों ओर चक्कर लगाया। उसने प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी राजधानी की नंबर 1 सुंदरी मिस मु प्यार में पड़ जाएगी। इनकार मत करो, तुम्हारे व्यक्तित्व को देखते हुए अगर तुम्हें दिलचस्पी नहीं होती तो तुम कभी उसकी परीक्षा नहीं लेती। मु वानयंग शर्मा गई, तांग यंग पर आंखें घुमाईं और चिढ़कर बोली, बकवास मत करो। मुझे उसका ये रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। सोचो जरा, एक लड़की को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे एक कमरे में अकेले एक मर्द और एक औरत से दिक्कत है। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि इस तरह का आदमी वाकई गंभीर है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। तांग यंग ने उपहास करते हुए कहा, बहाने बनाना बंद करो। बचपन से लेकर जवानी तक कितने लड़कों ने तुम्हारे पीछे दीवानेपन का नाटक किया है? कितने लोगों ने तुम्हारी एक झलक पाने के लिए हर तरह की घिनौनी हरकतें की हैं? लेकिन तुम्हारा क्या? तुम हमेशा से घमंडी रही हो और तुम्हें इन सब बातों की कोई परवाह नहीं रही। लगता है तांग शियू ने तुम्हें अपना दीवाना बना लिया है। मु वानयंग ने उसे फिर से सुधारते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं भावुक हो गई, बल्कि मेरी जिज्ञासा जागृत हुई। क्या आपको उसके बारे में जिज्ञासा नहीं है? आखिर असाधारण क्षमताओं वाला एक युवक इतना शांत स्वभाव का होता है। तांग यंग एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे मुंह से उसके बारे में सुनकर मुझे वाकई उसके बारे में बहुत जिज्ञासा हो रही है, लेकिन हम दोनों में एक बुनियादी अंतर है। तुम उसकी तरफ आकर्षित हो, जबकि मैं सिर्फ अफवाहें सुन रही हूँ। सुंदर मु, क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी है, जब एक स्त्री किसी पुरुष के बारे में उत्सुक हो जाती है तो वह प्यार में पड़ने की शुरुआत होती है। आप? मु वानयंग ने अपना मुंह खोला। रिंग रिंग रिंग। फोन की घंटी तांग यंग के बैग से बजी, जिसे उसने एक तरफ रख दिया था। तांग यंग ने मु वानयंग को चिढ़ाने वाली नजर से देखा, फिर अपना फोन निकाला, कॉल का जवाब दिया और हंसते हुए बोली, चौथे चाचा, आप मुझे ढूंढ रहे थे? एक पल के बाद तांग यंग की मुस्कान जम गई, उसकी खूबसूरत आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं, और दूसरे की बात सुनकर वह आश्चर्य से बोली, आपका मतलब है मेरे दूसरे चाचा का असली बेटा मिल गया है और वह मेरे दादाजी के साथ राजधानी जा रहा है? बहुत बढ़िया, मैं तुरंत अपने पैतृक घर वापस जाकर इंतजार करूंगी। फोन रख दो। तांग यंग ने जल्दी से अपना फोन बैग में रखा और मु वानयंग की तरफ देखकर बोली, वानयंग, मुझे घर पर कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मुझे जल्दी वापस जाना होगा। काम खत्म होने पर मैं तुमसे दोबारा संपर्क करूंगी। मु वानयंग ने अपनी भौहें उठाकर उत्सुकता से पूछा, बहन यंग, अगर मुझे सही याद है तो आपके दूसरे चाचा 20 साल पहले कोमा में चले गए थे, है ना? उनके जैविक पुत्र? तांग यंग की आंखें उत्साह से चमक उठी और उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही। मेरे दूसरे चाचा के बीमार पड़ने से पहले उनका एक साथी था और वह गर्भवती हो गई थी। 20 साल पहले हमारे तांग परिवार के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें खोजने के लिए शिंगचिंग में बहुत सारे लोगों को भेजा था, लेकिन दुर्भाग्य से वे उन्हें नहीं ढूंढ पाए। अप्रत्याशित रूप से 20 साल बाद वे मिल गए। अगर मेरी दादी को पता चलता तो वह बहुत खुश होती। मु वानयंग को अचानक एहसास हुआ और उसने कहा, तो फिर आपको जल्दी से निकल जाना चाहिए। शंघाई विश्वविद्यालय में सेमेस्टर शुरू होने तक मैं हर दिन यहीं रहूंगी। जब भी आपको समय मिले आ जाना। अच्छा। राजधानी में रहने वाले तांग यूनकी के सभी सगे संबंधियों को उनका फोन आया। परिवार के दर्जनों सदस्य तांग परिवार के पैतृक घर की ओर चल पड़े। तांग परिवार का पैतृक घर बीजिंग में एक विशाल आंगन वाला घर, अंगूर की बेलों के नीचे चांदी जैसे बालों वाली एक बुजुर्ग महिला एक शुद्ध सफेद फारसी बिल्ली को गोद में लिए ऊँघ रही थी। उसके सामने पत्थर की मेज पर रखी चाय ठंडी हो चुकी थी।
वह तांग गुशेंग की पत्नी किन चांग लियुए हैं। माँ, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? तांग यूनपिंग की पत्नी काई शिनरू ताजी सब्जियों से भरा एक थैला लिए हुए परिवार की आया के साथ आंगन में आई। किन चांग लियुए ने आंखें खोली, काई शिनरू को देखा और तुरंत सीधी होकर बैठ गई। मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, अभी मौसम बहुत गर्म है, मुझे सर्दी नहीं लगेगी। मैं तो यहाँ चाय पीना और रेडियो पर कुछ संगीत सुनना चाहती थी, लेकिन किसी तरह रेडियो खराब हो गया। मुझे लगभग नींद आ गई थी। काई शिनरू हंसते हुए बोली, माँ, मुझे लगता है कि पापा का पुराना रेडियो जितनी जल्दी हो सके फेंक देना चाहिए। मैं आपके लिए एक नया खरीद लाऊंगी। किन चांग लियुए हंसते हुए बोली, ऐसा नहीं चलेगा। वह रेडियो तुम्हारे पिताजी का खजाना है, भले ही उसकी कई बार मरम्मत हो चुकी हो, लेकिन उसे हमेशा ठीक किया जा सकता है। काई शिनरू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप जाकर कपड़े बदल लीजिए, आज रात हमारे परिवार में कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, हम अभी अभी बाजार से ताजी सब्जियां, मांस और समुद्री भोजन लाए हैं। हम गारंटी देते हैं कि ये ताजे और स्वादिष्ट होंगे। किन चांग लियुए ने आश्चर्य से पूछा, क्या कोई बड़ी घटना घटी है? ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात हो सकती है जिसके लिए इतने सारे व्यंजन बनाने की जरूरत है? दादी, आपको अभी भी नहीं पता? आंगन के द्वार पर पहुंचकर तांग वेई अंदर घुस गया और चिल्लाने लगा। तांग वेई और तांग को अंदर आते देख किन चांग लियुए आश्चर्यचकित रह गईं और उलझन में पूछ बैठी, मुझे क्या पता? तांग वेई ने कहा, आपका प्यारा पोता, जिसे आप 20 वर्षों से याद कर रही थी, मिल गया है। आपके परदादा उसे वापस ला रहे हैं। वैसे उसका नाम क्या है? तांग शियू। जी हाँ, यही उसका नाम है। किन चांग लियुए एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर अचानक उनका चेहरा एकदम बदल गया। उम्रदराज होने के बावजूद वह काफी स्वस्थ थीं और अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुईं और जल्दी से पूछा, आपने क्या कहा? यूनडे का बेटा, मेरा अपना पोता, वह मिल गया है। तांग मुस्कुराते हुए किन चांग लियुए के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और हंसते हुए बोली, दादी, हमें सच में मिल गया। मुझे पापा का फोन आया और मैं अपने भाई को यहाँ खींच लाई। किन चांग लियुए के चेहरे पर तीव्र उत्तेजना के भाव थे और उनका शरीर कांप रहा था। तभी उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे तांग यूनपिंग को बाहर से अंदर आते देखा। उनके पीछे उनका पोता तांग निंग भी था। यूनपिंग, तुम्हें भी पता चल गया? तांग यूनपिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, माँ, लगता है उन्होंने आपको बता दिया है। दरअसल मुझे तब पता चला जब मैं पिताजी के साथ शिंगचेंग में डॉक्टर के पास गई थी। पिताजी का इलाज आपके पोते तांग शियू ने किया था। मुझे पहले ही फोन आ चुका है कि पिताजी और तांग शियू और उसकी मां सू लिंगियो को राजधानी ला रहे हैं। इसके अलावा मैंने पुनर्वास केंद्र में किसी को दूसरे बेटे को वापस लाने के लिए भेज दिया है। किन चांग लियुए की आंखों में आंसू भर आए, उसके होंठ कांपने लगे और उसने उत्साह से कहा, अच्छा हुआ कि हमें यह मिल गया, अच्छा हुआ कि हमें यह मिल गया। तब तांग परिवार के सदस्य एक के बाद एक आते गए। पिछले महीने जिंगे की भरपूर लेखन क्षमता के आदी हो चुके लोगों को इस महीने प्रतिदिन 2 अध्यायों तक सीमित हो जाना काफी निराशाजनक है। पिछले महीने जिंगे की इतनी अधिक लेखन क्षमता का एकमात्र कारण दान और मासिक टिकटों की भारी संख्या थी। जिंगे के पास खुद को प्रेरित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस महीने दान और मासिक टिकटों में भारी कमी आई है और चूंकि जिंगे अंशकालिक लेखिका हैं, इसलिए वे लंबे समय तक रात भर जाकर लेखन नहीं कर सकती। इसलिए वे पहले की तुलना में उतने अध्याय नहीं लिख पा रही हैं। कृपया समझें भाइयों और बहनों, अध्याय 264, आंतरिक अस्वीकृति, दूसरा अद्यतन, अनुशंसाओं की मांग, रिंग। तांग यूनपिंग का फोन बजा। कॉल का जवाब देने और दूसरी तरफ से कुछ शब्द कहने के बाद उसने फोन रख दिया और कहा, माँ, दूसरे चाचा तांग डोंग और तांग यान सभी राजधानी हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। वे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। किन चांग लियुए की मुस्कान और गहरी हो गई और उसने आह भरी, तुम्हारे दूसरे चाचा पूरे 5 साल से जिंगमिंग द्वीप पर ही रह रहे हैं और वापस नहीं लौटे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शियू एयर के मामले के लिए वे खास तौर पर वापस आएंगे। अब हमारा तांग परिवार आखिरकार एक साथ है। एक तरफ खड़े तांग गुशों ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मेरा दूसरा भाई इतने सालों से जिंगमिंग द्वीप पर छिपा हुआ था, आराम की जिंदगी जी रहा था और राजधानी की सारी गड़बड़ियां मेरे बड़े भाई और मुझ पर छोड़ गया था। इस बार जब वह राजधानी आ रहा है तो हमें उससे पैसे ऐंठ कर अच्छे आदमियों का एक और जत्था मंगवाना होगा। किन चांग लियुए हंसते हुए बोली, तीसरे भाई, दरअसल आप और आपके बड़े भाई दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि दूसरे भाई ने वर्षों से हमारे तांग परिवार को कितना लाभ पहुंचाया है। भले ही वह जिंगमिंग द्वीप चला गया हो, आप दोनों उसे परेशान मत कीजिए। वैसे भी राजधानी में हालात बहुत नाजुक हैं। अगर एक दिन हमारा तांग परिवार बर्बाद हो जाता है तो जिंगमिंग द्वीप हमारे लिए भागने के रास्तों में से एक है। तांग गुशों कुछ पल चुप रहने के बाद कड़वी मुस्कान के साथ बोली, भाभी, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन ये सोचकर कि मेरा दूसरा भाई जिंगमिंग द्वीप पर मौज मस्ती कर रहा है जबकि मैं और मेरा बड़ा भाई तांग परिवार के लिए राजधानी में व्यस्त हैं, मुझे दुख होता है। कोई बात नहीं, इतने सारे छोटों के सामने शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। हा, तांग परिवार के सदस्य अपनी हंसी नहीं रोक पाए। जल्द ही तांग गोक्सिंग, तांग डोंग, तांग यान और परिवार के 4-5 अन्य सदस्यों के साथ आए। तांग गोक्सिंग का स्वास्थ्य खराब था, वे दुर्बल और बीमार थे, उनका रंग पीला पड़ गया था, लेकिन अपने तीसरे भाई तांग गुशों के साथ बहस करते समय वे असाधारण रूप से ऊर्जावान दिखाई दिए। बीजिंग एक्सप्रेसवे से बाहर निकले, तांग शियू की रेंज रोवर को रोका गया। चूंकि उनकी लाइसेंस प्लेट का नंबर यातायात प्रतिबंधों के अंतर्गत आता था, इसलिए राजमार्ग गश्ती दल ने पाया कि उनका ड्राइविंग का लंबा इतिहास था और उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन किया था। क्या आप कोई अपवाद नहीं कर सकते? ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए तांग शियू ने कार की खिड़की के बाहर खड़े ट्रैफिक पुलिस अधिकारी से पूछा। कई यातायात पुलिस अधिकारी गंभीर दिख रहे थे। उनमें से एक ने सिर हिलाकर कहा, क्षमा कीजिए, कृपया कार से बाहर निकल जाइए। अब पीछे की सीट पर बैठे हुए तांग मिन ने धीरे से पीछे की खिड़की खोली, एक पहचान पत्र दिया और शांत भाव से कहा, कृपया मुझे छूट दें, हमें कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। यातायात पुलिसकर्मी ने दस्तावेज ले लिए और उन पर नजर डालते ही उसके चेहरे का भाव एकदम बदल गया। उसने तुरंत तांग मिन को प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहा, मंत्री जी नमस्कार, मुझे पता नहीं था कि आप अभी गाड़ी में थे, कृपया क्षमा करें, कृपया। ये कहते हुए कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने तांग मिन को दस्तावेज लौटा दिए। तांग मिन ने सिर हिलाया और तांग शियू से कहा, चलो चलते हैं। कोई बात नहीं। तांग शियू ने कार की खिड़की से बाहर खड़े यातायात पुलिसकर्मियों पर एक नजर डाली, कार स्टॉप की और 100 मीटर आगे सड़क किनारे खड़ी 2 ऑडी सेडान कारों की ओर चल पड़ा। मन ही मन उसने आह भरी, सत्ता वाकई एक अद्भुत चीज है। अगर कोई आम नागरिक होता तो शायद उसे न केवल जुर्माना भरना पड़ता और उसके ड्राइविंग लाइसेंस से अंक काटे जाते, बल्कि उसे प्रशासनिक रूप से हिरासत में भी लिया जा सकता था।
तांग परिवार का पैतृक घर। तांग शियू ने गाड़ी रोक दी। उसकी आंखों में एक तीखी चमक थी। जैसे ही वह गली में दाखिल हुआ, उसने 4 सशस्त्र गार्डों को पहरा देते देखा। रास्ते भर कम से कम 1 दर्जन गार्ड, कुछ खुलेआम और कुछ छुपकर, इलाके में गश्त कर रहे थे। तांग परिवार के पैतृक घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर सैन्य वर्दी में 2 और गार्ड तैनात थे, जिन्होंने सफेद दस्ताने पहने हुए थे और उनके पास हथियार थे। लेकिन उसका ध्यान पहरेदारों पर नहीं, बल्कि आंगन के द्वार के बाहर खड़े तांग परिवार के दर्जनों सदस्यों पर गया। सबसे पहले उसने चांदी जैसे बालों वाली एक बुजुर्ग महिला को देखा, जो सामने दर्जनों लोगों से घिरी हुई थी। दूसरी भाभी, तांग शियू, हम पहुंच गए हैं, तांग मिन ने मुस्कुराते हुए कहा। तांग शियू ने शांत भाव से सिर हिलाया, पीछे की सीट पर बैठी अपनी मां की ओर देखा जो कुछ असहज लग रही थी, और कहा, मां, चलो बस से उतरते हैं। सू लिंग्यू एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर चुपचाप सिर हिलाया। किन चांगयुए की निगाहें तीनों कारों पर टिकी हुई थीं। जब उन्होंने अपने पति तांग गुशेंग को देखा तो वे दौड़कर उनके पास गईं और उत्तेजित होकर पूछा, मेरा पोता कहाँ है? मेरी दूसरी बहू कहाँ है? तांग गुशेंग ने मुस्कुराते हुए तांग शियू और सू लिंग्यू की ओर इशारा किया, जो लैंड रोवर से बाहर निकले थे। किन चांगयुए की निगाहें पल भर में तांग शियू पर टिक गईं। उसके कदम थोड़े लड़खड़ा गए। तांग शियू के पास पहुंचकर उसके कांपते हाथों ने उसकी बांह पकड़ ली। उसका चेहरा भावनाओं से भर गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह सिसकते हुए बोली, तुम मेरे पोते हो? मेरे अपने पोते। तांग शियू ने भौहें चढ़ाईं। उसे उस बूढ़ी औरत और तांग परिवार के प्रति एक तरह की अरुचि महसूस हो रही थी। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, नामात्र का, मैं आपका पोता हूँ। किन चांगयुए ने तांग शियू को कसकर गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह फूट फूट कर रोने लगी। तांग शियू ने कोई विरोध नहीं किया। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। किन चांगयुए के आंसुओं से उसके कपड़े भीग जाने पर उसे बेबसी का एहसास हुआ। परिवार का प्यार, उन्हें इसका एहसास जरूर हुआ। उत्साह, उमंग और खुशी के आंसुओं से भरे माहौल ने उसे जटिल भावनाओं से भर दिया। थोड़ी देर के लिए तांग मिन के समझाने पर ही किन चांगयुए ने तांग शियू को छोड़ा, लेकिन उसका हाथ कसकर पकड़े रही। फिर उसने सू लिंग्यून की ओर देखकर उत्साह से कहा, तुम वही शियाओ यूंडे हो जिसका जिक्र हुआ था, है ना? मेरी दूसरी बहू। सू लिंग्यू बहुत भावुक हो गई। तांग परिवार द्वारा दिखाए गए आत्मीयता से प्रभावित होकर उन्होंने सिर हिलाया और कहा, मैं सू लिंग्यू हूँ, यूंडे की पत्नी। किन चांगयुए ने अपने दूसरे हाथ से सू लिंग्यून को पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने कहा, बच्ची, हमारे तांग परिवार ने इतने सालों तक तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बाहर भटकने के लिए छोड़ दिया। मुझे यकीन है कि तुमने बहुत दुख झेला है। चिंता मत करो, अब जब हमने तुम्हें ढूंढ लिया है तो हमारा तांग परिवार तुम्हें फिर कभी जरा सा भी दुख नहीं सहने देगा। अगर भविष्य में कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करे तो इस बुढ़िया को बता देना, मैं उससे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगी। सू लिंग्यू की आंखों में भी आंसू भर आए और उसने जोर से सिर हिलाया। उसे अपने पति के परिवार द्वारा स्वीकार किए जाने का एहसास अच्छा लगा और उसे यह अचानक पैदा हुआ अपनापन का माहौल बहुत पसंद आया। किन चांगयुए ने सू लिंग्यून और तांग शियू को तांग परिवार के बाकी सदस्यों के पास खींचकर ले गई और कहा, मैं आप सभी का परिचय कराती हूँ, ये सभी हमारे तांग परिवार से हैं। तांग शियू ने किन चांगयुए की बात काटते हुए शांत भाव से कहा, परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे बाद में कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं, इसलिए मुझे तांग यूंडे से मिलवा दीजिए। अगर मैं उनका इलाज कर सकूं तो ये सबसे अच्छा होगा, अगर मैं नहीं कर पाई तो यह उनके लिए दुर्भाग्य की बात होगी। क्या? तांग गुशेंग और तांग मिन के अलावा तांग परिवार के दर्जनों सदस्य अविश्वास से एक दूसरे को देखने लगे, मानो उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही न हो रहा हो। ये किस तरह की बात है? तांग शियू आखिरकार किन चांगयुए की पकड़ से छूट गई और तांग गुशेंग की ओर देखते हुए बोली, तुम्हें मेरी पहले कही बात याद रखनी चाहिए। तुम्हारा तांग परिवार है और हम हैं। तांग परिवार के उच्च मानदंड हैं जो हम जैसे आम लोगों के बस की बात नहीं। इसलिए तुम्हें अपना समय और भावनाएं बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मुझे तांग यूंडे से मिलवाओ, नहीं तो मैं और मेरी मां तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। तांग यूनपेंग गुस्से से चिल्लाया, तांग शियू, तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो? भले ही तुम हमें अजनबी समझते हो, फिर भी हम तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं और यहाँ मौजूद कई लोग तुम्हारे बड़े बुजुर्ग हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तांग शियू ने बीच में ही हाथ हिलाकर उसे टोका और ठंडे लहजे में कहा, अपनी वरिष्ठता का इस्तेमाल करके मुझ पर दबाव डालने की कोशिश मत करो। मैं सू परिवार में पैदा हुआ और पला बड़ा हूँ। अगर मेरी माँ ने जिद न की होती तो मैं तांग उपनाम भी नहीं रखना चाहता। इसलिए पारिवारिक संबंधों की बात मत करो। एक आखिरी सवाल, तांग यूंडे कहाँ है? शियुए, चुप रहो। सू लिंग्यू के चेहरे पर गुस्से की झलक दिखाई दी और उसने गहरी आवाज में उसे फटकार लगाई। तांग शियू कुछ पल चुप रहने के बाद एक कदम पीछे हटकर बोली, माँ, मैं आपके फैसले का सम्मान करती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरे फैसले को भी समझेंगी। तांग परिवार के लिए मेरे मन में कोई भावना नहीं है, न अभी और न ही शायद भविष्य में। असल में मैं राजधानी आने के लिए बहुत अनिच्छुक थी, लेकिन मैंने आपसे और दादी से वादा किया था कि मैं अपने नामात्र के पिता तांग यूंडे को उनकी बीमारी से ठीक कर दूंगी। इस पल तांग परिवार के सभी सदस्यों के चेहरों पर उदासी छा गई। तांग शियू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अमरलोक में 10,000 वर्ष बिताने के बाद उसे केवल अपनी माँ और कभी कभार अपनी प्यारी दादी की याद आती थी। हालांकि उनके बीच स्नेह का बंधन नहीं था, फिर भी रक्त संबंध उसे रोक नहीं सकते थे। इस बार राजधानी की उसकी यात्रा पूरी तरह से अपनी माँ के लिए थी। सू लिंग्यू चुप हो गई। उसने पहले कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं देखी थीं, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि मौजूदा मुश्किल से कैसे निपटा जाए। उसका बेटा तांग परिवार को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था और वह मिली जुली भावनाओं से भरी हुई थी, फिर भी वह उसे मजबूर नहीं करना चाहती थी। तांग गुशेंग ने मन ही मन आह भरी और गतिरोध तोड़ते हुए कहा, तांग शियू, अगर तुम अभी हमें स्वीकार नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। मैं जानता हूं कि तुम इन रिश्तेदारों से घृणा करते हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हारा हृदय चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, हम अपने भविष्य के कार्यों से उसे पिघला सकते हैं। तांग परिवार के वंशज तांग परिवार के वंशज ही होते हैं, रिश्तेदारी के बंधन को तोड़ा या अलग नहीं किया जा सकता। चलो, तुम्हारे पिता को यहाँ लाया गया होगा, मैं तुम्हें स्वयं उनसे मिलने ले जाऊंगा। तांग शियू ने सिर हिलाया, हाथ बढ़ाकर सू लिंग्यू का हाथ पकड़ लिया, आंशिक रूप से उसे हिम्मत देने के लिए और आंशिक रूप से तांग परिवार को ये बताने के लिए कि अब वह बिना कुछ किए अपनी मां की रक्षा कर सकता है। कुछ मिनट बाद तांग परिवार के नेतृत्व में सू लिंग्यू और तांग शियू पैतृक घर के सबसे अंदरूनी टाइल छत वाले मकान में पहुंचे। जैसे ही सू लिंग्यू ने तांग यूंडे को बिस्तर पर लेटे देखा, उसकी आंखों से बड़ी बड़ी आंसू बहने लगे। यूंडे दुख से व्याकुल होकर उसने खुद को बिस्तर के किनारे पर गिरा दिया। उसके कठोर हाथों ने तांग यूंडे की मुरझाई हुई हथेलियों को कसकर पकड़ लिया। 20 साल गुजर गए, पूरे 20 साल बीत चुके हैं।
वह दिन रात अपने पति को फिर से देखने के लिए तड़पती रहती थी। अब आखिरकार उसका सपना सच हो गया है और वह अपनी वर्षों की तड़प को बयां करते हुए और अपने अंदर दबी शिकायतों को निकालते हुए रो पड़ी। अब अगर उसकी मृत्यु भी हो जाए तो भी वह अपने चेहरे पर मुस्कान लिए शांति से विश्राम कर सकती है। तांग शियू एक तरफ खड़ा होकर बिस्तर पर बेहोश और कमजोर पड़े तांग युंडे को देख रहा था और मन ही मन आह भरी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस हालत में इस व्यक्ति को देखना पड़ेगा। 10 मिनट से अधिक समय तक चुपचाप इंतजार करने के बाद जब उसकी मां की भावनाएं स्थिर हुई तो उसने सू लिंग्यो के कंधे पर धीरे से थपथपाते हुए कहा, मां, मुझे देखने दीजिए। अगर मैं उसे ठीक कर सकता हूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है। सू लिंग्यो की आंखों में तीव्र उम्मीद की चमक दिखाई दी और वह तेजी से एक तरफ हट गई। अध्याय 265 चचेरा भाई बहन, तीसरा अद्यतन, अनुशंसाओं की मांग, सबकी निगाहों के सामने। तांग शियू ने तांग युंडे की कलाई पकड़ी, अपनी उंगलियों को उसकी नब्ज पर दबाया और चुपचाप उसकी शक्ति का अनुभव किया। उसे राहत मिली कि यद्यपि तांग युंडे की नब्ज कमजोर थी और उसकी ऊर्जा बुरी तरह से कम हो गई थी, फिर भी वह अपने शरीर के कार्यों को बनाए रख पा रहा था। और इस रफ्तार से तो वह कम से कम 10 या 8 साल और जी सकता है। तांग शियू ने उसकी कलाई छोड़ दी और उसे उठने में मदद की, जिससे उसका थोड़ा अकड़ा हुआ शरीर सीधा बैठ गया। उसने अपनी 5 उंगलियां उस आदमी के सिर पर रखीं। जैसे ही तारा शक्ति का एक अंश उसमें समाहित हुआ, तांग शियू की दिव्य चेतना भी उसमें प्रवेश कर गई। दिमाग, ये मानव शरीर का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। जब तांग शियू अमरलोक के सर्वोच्च प्राणी बने, तब वे मस्तिष्क के केवल 60% हिस्से को ही नियंत्रित और उपयोग कर सकते थे। वे शेष 40% हिस्से को विकसित या उपयोग नहीं कर सकते थे। तांग शियू की जांच करने के बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने पाया कि तांग युंडे के मस्तिष्क की नसें बुरी तरह से क्षीण हो गई थीं और तंत्रिका ग्रंथियों में रक्त का जमाव हो गया था। इतना ही नहीं, जमा हुआ रक्त जम भी गया था, जिससे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह अवरुद्ध होने के संकेत मिल रहे थे। इसके अलावा उसके मस्तिष्क के ऊर्जा चैनल चेतना के सागर से टूट गए थे, जो एक अजीब से भूरे पदार्थ द्वारा अवरुद्ध थे। इसी भूरे पदार्थ ने उसकी चेतना को चेतना के सागर में फंसा लिया था, जिससे वह बाहर की किसी भी चीज को महसूस नहीं कर पा रहा था। चेतना फंसी हुई है। तांग शियू ने इस स्वाद को पहले भी चखा था। उस समय जब उनकी दिव्य चेतना का अंश अमरलोक में पहुंचा और किसी और के शरीर में प्रकट हुआ, तो उनकी दिव्य चेतना उस व्यक्ति के शरीर में 3 महीने से अधिक समय तक फंसी रही, अंततः संयोगवश मुक्त होने और उस शरीर के स्वामी बनने से पहले अपनी चेतना में फंसे होने का एहसास। ये बहुत निराशाजनक है, ये बहुत दर्दनाक है। जब मन करे तब नींद नहीं आती, जब मन करे तब मृत्यु नहीं आती। आप बस उस अंतहीन अंधकार में भटकते रहते हैं। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो शायद आप इसे लंबे समय तक सहन कर सकें, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं तो शायद आप पागल हो जाएंगे और एक बेसुध विचारहीन ऊर्जा का ढेर बन जाएंगे। 4 या 5 मिनट बाद तांग शियू ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपनी मुक्त की गई दिव्य चेतना को तुरंत वापस ले लिया। वह अभी भी तांग युंडे को पुनर्जीवित कर सकता था, लेकिन ये प्रक्रिया न केवल तांग गुशेंग के लिए बल्कि उसके लिए भी बेहद खतरनाक होगी। शियू, कैसा है? सू लिंग्यू एक तरफ खड़ी थी और उत्सुकता भरी नजरों से पूछ रही थी। तांग शियू ने अपनी मां की ओर देखा और मन ही मन आह भरी। हालांकि वह भावनात्मक रूप से उतना समझदार नहीं था, फिर भी वह बहुत बुद्धिमान था और वह उस समय अपनी मां की अपेक्षाओं को आसानी से भांप सकता था। मां, क्या वह वाकई आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है? तांग शियू 10 सेकंड से अधिक समय तक चुप रहा, फिर धीरे से पूछा। सू लिंग्यू ने दृढ़ता से कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप और आपका बेटा दोनों मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी। तांग शियू ने कुछ देर उन शब्दों पर विचार किया, फिर फैसला किया। उसने तांग गुशेंग की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, मैं 100% इलाज की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश करने को तैयार हूँ। हमारे लिए एक एकांत शांत कमरा ढूंढूं जहां हमें कोई परेशान न करे, एक विशाल कमरा। साथ ही मुझे एक चांदी की सुई भी ढूंढ दो। तांग गुशेंग की आंखों में एक चमक पौंधी और उसने गहरी आवाज में कहा, मैं तुरंत इसका इंतजाम कर देता हूँ। चांदी की सुइयों के अलावा आपको और क्या चाहिए? तांग शियू ने कहा, अगर आपके तांग परिवार के पास साधन है तो औषधीय जड़ी बूटी बाजार या उन जड़ी बूटी की दुकानों पर जाकर बड़ी मात्रा में सुगंधित ड्रैगन ग्रास खरीदें। याद रखें, ये जड़ी बूटी बेहद दुर्लभ और बहुत महंगी है। जितना हो सके उतना खरीदें। स्मोक ड्रैगन ग्रास। तांग गुशेंग ने पीछे मुड़कर सख्ती से चिल्लाते हुए कहा, तुम सबने सुना। बाहर जाओ और खोजो, जल्दी करो। तुम्हें 3 घंटे के भीतर तांग शियू की हर जरूरत की चीज ढूंढनी होगी। हाँ। तांग परिवार के दर्जनों सदस्य दौड़कर बाहर आ गए। तांग गुशेंग ने अपनी पत्नी की ओर देखा, जिसकी निगाहें तांग शियू पर टिकी हुई थीं, और मन ही मन आह भरी। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, तांग शियू परिवार को तुम्हारे लिए आवश्यक जड़ी बूटियां ढूंढने में शायद थोड़ा समय लगेगा। देर हो रही है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। भले ही तुम्हें भूख न हो, तुम्हारी माँ को तो भूख लगी होगी। तांग शियू ने अपनी माँ की ओर देखा, जो तांग युंडे का हाथ पकड़े बिस्तर के किनारे बैठी थी, और चुपचाप सिर हिलाया। किन चांगयुई ने तुरंत कहा, मैं खाना बनाऊंगी, मैं खुद खाना बनाऊंगी, बस इतना ही। वह मुड़ी और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। तांग शियू ने किन चांगयुई को जाते हुए देखा, उसके दिल में एक गर्मजोशी भरी भावना उमड़ आई। वह तांग परिवार को नापसंद करता था, लेकिन उससे मिलने के बाद उसने किन चांगयुई का व्यवहार देखा था। उसकी हर अभिव्यक्ति और हर हरकत गर्मजोशी, खुशी और स्नेह से भरी हुई थी। वह निर्दयी व्यक्ति नहीं था। किन चांगयुई के एक वाक्य और उसके जल्दबाजी में चले जाने के दृश्य ने उसे भावुक कर दिया था। वास्तव में उसने पहली बार मिल रही इस दादी को मन ही मन स्वीकार कर लिया था। चलो हम भी बाहर चलते हैं। तांग शियू ने अपनी निगाहें हटाईं और तांग गुशेंग की ओर देखा। मुख्य हॉल। तांग शियू सोफे पर बैठ गया, पीछे की ओर झुक गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अब जब उसने तांग गुशेंग का इलाज करने का फैसला कर लिया था, तो उसे अपनी ऊर्जा बचानी थी और अपने मनोबल को चरम पर लाना था। क्योंकि अपनी चेतना और तंत्रिकाओं को अवरुद्ध करने वाले धूसर पदार्थ को हटाने के लिए वह केवल अपनी दैवीय चेतना का ही उपयोग कर सकता था। यदि वह अमर होता तो वह इसे पलक झपकते ही कर सकता था, लेकिन अब वह बहुत कमजोर था और उसे इस बात का भी भरोसा नहीं था कि वह रक्त के जमाव को दूर करते हुए और मस्तिष्क की क्षीण नसों को पोषण देते हुए उस दूसर पदार्थ को एक ही बार में हटा पाएगा। मानव मस्तिष्क अत्यंत जटिल है। वह जानता था कि उसके पास केवल एक ही मौका है। यदि वह अपने पहले प्रयास में असफल हो जाता है और इससे तांग युंडे के मस्तिष्क में अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो यह उसकी जान भी ले सकता है। अगर उसकी मां इंतजार करने को तैयार थी, तो वह सचमुच तांग युंडे का इलाज करने से पहले खुद के पूरी तरह स्वस्थ होने तक इंतजार करना चाहता था। लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसकी मां ने 20 साल तक उसका इंतजार किया हो और फिर उनसे मिलने के बाद उसे दोबारा उसकी देखभाल करनी पड़े। इसमें लगभग 1 घंटा लग गया। एप्रन पहने किन चांगयुई हॉल में आईं। उनकी स्नेह भरी निगाहें तांग शियू के चेहरे पर पड़ीं और उन्होंने धीरे से कहा, पोते, खाना तैयार है।
अपनी माँ को बुलाओ, साथ में खाना खाएं। तांग शियू ने अपनी आंखें खोली। किन चांगलियुए को धीरे से सिर हिलाकर अभिवादन किया, उठा और अगले कमरे में चला गया। उसने देखा कि उसकी माँ तांग यूंडे का हाथ पकड़े हुए पिछले 20 वर्षों से उसके लिए अपनी तड़प व्यक्त कर रही थी। उसने फिर से आह भरी, अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, माँ, पहले कुछ खा लो। अगर तुम्हारा पेट भरा होगा और तुम में ऊर्जा होगी तो तुम उससे बेहतर बातें कर पाओगी। अच्छा। सू लिंग्यू मुड़ी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वह अपने कष्टों के अंत को एक छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में देखती है। पिछले 20 वर्षों से उसकी 2 सबसे बड़ी इच्छाएं, उसके बेटे का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में सफल प्रवेश और उसके पति के लापता होने का पता चलना, दोनों पूरी हो चुकी हैं। हालांकि उसका पति अभी भी बेहोश है, वह संतुष्ट है। यदि उसका बेटा सचमुच उसके पति को ठीक कर सकता है तो वह उसके लिए खुशी खुशी अपनी जान दे देगी। रात का खाना खाने की मेज पर केवल 4 लोग ही थे। तांग गुशिंग, किन चांगलियुए, तांग शियू और सू लिंग्यू। मेज सुगंधित भोजन से सजी हुई थी और किन चांगलियुए लगातार तांग शियू और उसकी मां को खाना परोस रही थी। उसकी मनमोहक मुस्कान ने तांग शियू की भूख इतनी बढ़ा दी कि उसने चावल के 2 बड़े कटोरे और कई व्यंजन खा लिए। अब तांग शियू को अंततः तांग परिवार का उसके और उसकी मां के प्रति स्नेह का एहसास हुआ और उसने वास्तव में पारिवारिक प्रेम का अनुभव किया। तांग गुशिंग के एक ही वाक्य ने तांग परिवार के दर्जनों सदस्यों, यहाँ तक कि अपने बच्चों को गोद में लिए तांग परिवार की पत्नियों को भी अपने पैतृक घर से ड्रैगन सुगंधित घास की खोज में भेज दिया। अध्याय के शीर्षक में पहला अपडेट, दूसरा अपडेट लिखा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से तीसरा अपडेट भी आएगा। थोड़ी देर हो गई है, लेकिन आखिरकार तीसरा अध्याय आ ही गया। आप सभी के भरपूर समर्थन के लिए धन्यवाद और मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुशंसा टिकट और मासिक टिकट देने का अनुरोध करता हूँ। ये परिवार बहुत अच्छा है। तांग शियू ने खाना खत्म किया और चॉपस्टिक नीचे रखते हुए मन ही मन आह भरी। दादा दादी। तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। तुरंत बाद एक युवक भोजन कक्ष में दौड़ता हुआ आया। तांग शियू को देखते ही उसका चेहरा जम गया और उसकी आंखों में आत्मविश्वास की कमी झलकने लगी। तांग शियू भी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आने वाला व्यक्ति चू यी होगा और उसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चू यी तांग गुशिंग और किन चांगलियुए को अपने नाना नानी कहेगा। तो वह उसका चचेरा भाई था। तांग शियू, ये कैसे? ये तुम हो? चू यी ने तांग शियू को खाली निगाहों से देखा, फिर आश्चर्य से कहा। तांग शियू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह उठकर बोला, हैरान हो? चू यी ने कहा, ये सिर्फ आश्चर्यजनक ही नहीं बल्कि बेहद चौंकाने वाला है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरी चचेरी बहन हो। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, अभी मुझसे पारिवारिक संबंधों के बारे में बात मत करो। क्या तुमने खाना खा लिया है? अगर नहीं तो कुछ खा लो। चू यी की मुस्कान आखिरकार गायब हो गई और उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैंने खाना खा लिया है। मैं हाल ही में व्यापार के सिलसिले में तियानजिन गया था और मुझे इसके बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक मेरी माँ ने मुझे फोन नहीं किया, इसलिए मैं तियानजिन से तुरंत वापस आ गया। वैसे मैंने आपके द्वारा मांगे गए ड्रैगन रास को खोजने के लिए लोगों को भेज दिया है। वे चाहे जितना भी ढूंढ पाएं, मैं उन्हें बाद में भेजने के लिए कह दूंगा। अपने वृद्ध चेहरे पर जिज्ञासा का भाव लिए तांग गुशिंग ने पूछा, क्या आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे? चू यी ने हंसते हुए कहा, दादाजी, हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं और बहुत करीबी दोस्त हैं। तांग शियू मेरा भाई हुआ करता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह मेरा चचेरा भाई है। अगर बाई ताओ और लॉन्ग जिंग्यू को पता चल जाए तो वे हैरान रह जाएंगे। तांग गुशिंग की आंखों में हैरानी झलक उठी। वह अपने पोते के व्यक्तित्व को भली भांति जानता था, बुद्धिमान, समझदार और स्थिर, लेकिन साथ ही अभिमानी भी। साधारण लोग उसके लिए महत्वहीन थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका पोता तांग शियू को कैसे जानता है। किन चांगलियुए को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब चू यी वहां पहुंची तो उसने बस मुस्कुरा दिया। उसकी निगाहें अब भी तांग शियू से हटना नहीं चाहती थीं। तांग गुशिंग एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने दोबारा पूछा, आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? चू यी हंसते हुए बोली, बाई ताओ और मैं पहले शिंगचेन गए थे। शिंगचेन के लॉन्ग परिवार के सबसे बड़े बेटे लॉन्ग जिंग्यू हमारे दोस्त हैं। लॉन्ग जिंग्यू के जरिए ही हमारी मुलाकात तांग शियू से हुई। दादाजी, आपको पता नहीं है ना, मेरा चचेरा भाई अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है। बाई ताओ और मैं भी उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तांग गुशिंग कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मैंने किसी को उसके बारे में पता लगाने के लिए भेजा था। मुझे बस इतना पता था कि तांग शियू का लॉन्ग जिंग्यू नाम का एक दोस्त था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी उसे जानते होंगे। वह तो मेरा अस्थमा भी ठीक कर सकता है। वह वाकई काबिल है। चू यी मुस्कुराया और बोला, दादाजी, वह सिर्फ दवाइयों में ही अच्छा नहीं है। वह चू यी, तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में कहा। हालांकि तांग गुशिंग ने तांग शियू की जांच के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन समय बहुत कम था और जांच पर्याप्त विस्तृत नहीं हो पाई। इसलिए जब उन्होंने अपने पोते की बातें सुनी तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई और उन्होंने कहा, चू यी, मुझे बताओ, मैं सचमुच जानना चाहता हूं कि मेरे पोते में और कौन कौन से कौशल हैं। अध्याय 266 शीर्षक, सिफारिशों के लिए मत आमंत्रित। चू यी एक पल के लिए रुकी, फिर तांग शियू को शरारती नजर से देखा और बोली, वह कई मायनों में अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है। वह पढ़ाई में बहुत तेज है, शूंग प्रांत का सर्वश्रेष्ठ विज्ञान छात्र है। वह मार्शल आर्ट का उस्ताद है। 10 या 8 में से कोई भी उसे हरा नहीं सकता। उसकी चित्रकला बेजोड़ है। व्यापार में वह इतना माहिर है कि मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। वह मानो पैसा कमाने की मशीन है और सबसे प्रभावशाली बात यह है कि उसके पास संपर्कों का एक अविश्वसनीय नेटवर्क है जो मुझे शर्मिंदा कर देता है। तांग गुशिंग एक पल के लिए रुका, फिर उसने वह सवाल पूछा जिसके बारे में वह सबसे ज्यादा चिंतित था, संबंध। कैसे संबंध? चू यी ने कहा, दादाजी, आपको शायद शिंगचेंग में मैंने जो किया था उसके बारे में कुछ पता होगा, है ना? तांग गुशिंग ने सिर हिलाकर कहा, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी है। आपकी माँ ने मुझे इसके बारे में बताया था। चू यी ने तांग शियू की ओर इशारा करते हुए कहा, शिंगचेंग में हमारी सारी बड़ी सफलताएं तांग शियू की वजह से ही संभव हुई हैं। यहाँ तक कि बाइडे फार्मास्यूटिकल्स के बड़े बॉस चेन चिजोंग भी उनके शिष्य हैं। संक्षेप में कहें तो हमारी नजर में वह एक बड़ा आदमी है। तांग गुशिंग मन ही मन हैरान थे। हालांकि वे जानते थे कि उनका पोता काफी काबिल है, लेकिन उन्होंने इतनी काबिलियत की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने शिंगचेंग में झांग परिवार के विनाश के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि इसके पीछे तांग शियू का हाथ है। वे बाइडे फार्मास्यूटिकल्स के बारे में भी जानते थे, जो मुख्य रूप से औषधीय जड़ी बूटियों का कारोबार करने वाली और कई दवाओं के अनुसंधान और विकास में शामिल एक बड़ी कंपनी है, जिससे ये चीन की एक बड़ी कंपनी बन गई है। उन्होंने बाइडे फार्मास्यूटिकल्स के मालिक चेन चिजोंग के बारे में भी सुना था, जो एक बेहद काबिल और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि चेन चिजोंग वास्तव में उनके पोते के शिष्य हैं।
तांग परिवार के पुरुष स्वभाव से ही बेहद शक्तिशाली होते हैं। तांग गुशिंग के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई जब उसने उसकी प्रशंसा की। तांग शियू को किन चांगलिवे की निगाहों से बेहद असहज महसूस हो रहा था और उसने तांग गुशिंग की बातों का खंडन करना उचित नहीं समझा। नामात्र का ही सही, वह उनका पोता था और आलोचना से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। जब तक उसकी मां को तांग परिवार द्वारा परेशान नहीं किया जाता, उसे कोई परवाह नहीं की। 1 घंटे बाद तांग परिवार के कई सदस्य लौट आए हैं, लेकिन तांग शियू को निराशा हुई क्योंकि लगातार संपर्कों का इस्तेमाल करने के बावजूद उन्हें ड्रैगन सुगंधित घास की बहुत कम मात्रा ही मिली। तांग शियू ने उन्हें गिना, कुल मिलाकर केवल 12 ही थीं। दादाजी, मुझे सुगंधित ड्रैगन घास के 8 डंठल मिले हैं। दरवाजे के बाहर से एक हल्की मधुर आवाज सुनाई दी। काले चमड़े का सूटकेस लिए तांग यंग दौड़कर कमरे में दाखिल हुई। 8 पौधे। तांग परिवार के सदस्यों ने अविश्वास भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। उन्होंने जान पहचान का सहारा लिया, दोस्तों से मदद मांगी, ड्रैगन सेंटेड ग्रास के बारे में पता लगाया और यहाँ तक कि इसे ऊंची कीमत पर खरीदने का इरादा भी सार्वजनिक रूप से जाहिर कर दिया। इतने सारे लोग मिलकर भी 12 पौधे ही खरीद पाए थे और तांग यंग ने अकेले ही 8 पौधे कैसे खरीद लिए? तांग गुशिंग ने उत्सुकता से पूछा, तांग यंग, तुम्हें ये सब कहाँ से मिले? तांग यंग ने कहा, मैंने वीचेट मोमेंट्स पर सुगंधित ड्रैगन ग्रास की तलाश में पोस्ट किया था। पता चला कि मेरे एक दोस्त के पास 8 पौधे थे और उसने मुझे सारे दे दिए। हालांकि मेरे दोस्त ने बताया कि सुगंधित ड्रैगन ग्रास जलाने से ताजगी मिलती है। चाहे आप कितने भी थके हुए हों, जलती हुई सुगंधित ड्रैगन ग्रास की खुशबू सूंघने से ताजगी महसूस होती है, लेकिन इसके कुछ गंभीर दुष्प्रभाव भी हैं। बहुत ज्यादा सूंघने से चक्कर और मतली हो सकती है और गंभीर मामलों में तो कोमा भी हो सकता है। तांग शियू ने अपनी आंखें सिकोड़कर तांग यंग की ओर देखा और पूछा, सुगंधित ड्रैगन घास को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। आपका दोस्त काफी काबिल है, वह कौन है? तांग यंग ने तांग शियू की ओर देखा, एक पल के लिए झिझकी और तांग शियू के प्रश्न का उत्तर देने के बजाय पूछा, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकती हैं? तांग शियू कुछ देर चुप रही, फिर बोली, जो पूछो पूछो। तांग यंग ने कहा, जिस सहेली ने मुझे ड्रैगन हर्ब दी थी, उसने बताया कि वह एक अजनबी को जानती है, लेकिन निसंदेह वह अजनबी बेहद प्रतिभाशाली है। चित्रकला में उसकी महारत असाधारण है और उसके बनाए हुए भूदृश्य चित्र विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। एक बार तियानजिन में उस अजनबी ने मेरी सहेली को एक भूदृश्य चित्र मुफ्त में दिया था और कई सुलेख कलाकृतियां भी उसने ऊंची कीमतों पर बेची थीं। उसका नाम तांग शियू है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपका उस व्यक्ति से कोई संबंध है? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, तो आप मुवानयन के बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही, मैंने ही उसे वह पेंटिंग दी थी और मैंने वे सुलेख की कृतियां भी बेची थीं। तांग यंग ने हैरानी से कहा, क्या तुम सच में वही अजनबी हो जिसके बारे में मुवानयन बात कर रही थी? लगता है मेरा अंदाजा सही निकला। चचेरी बहन, अब से हम भाई बहनों को और करीब आना होगा। मुवानयन और मैं बचपन से ही पक्की दोस्त हैं, एक दूसरे की सच्ची राजदार। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो बस पूछ लेना, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं उसे पटाने और घर लाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तांग शियू ने आंखें घुमाई, उसे झुंझलाहट और हंसी दोनों आ रही थी। उसे मुवानयन का पीछा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और न ही उसका दिल जीतने में। हालांकि उसकी नामात्र की चचेरी बहन काफी मनोरंजक थी। उसने पलक झपकते ही उसके सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दे दिया था। किन चांगलिवे एक तरफ बैठी तांग शियू और तांग यंग की बातचीत सुन रही थी। उनके उम्रदराज चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, लेकिन मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मु परिवार का वो लड़का काफी अच्छा है। वो हमारी शियू एर के लिए मुश्किल से ही ठीक है। यंग एर, अब जब तुमने ये कह ही दिया है तो तुम्हें अपने भाई की मदद करनी चाहिए। सच कहूं तो मुझे मु परिवार का वो लड़का काफी पसंद है। तांग यंग ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, मुझे लगता है कि मुझे मदद करने की जरूरत ही नहीं है। उस व्यक्ति के मन में मेरे लिए पहले से ही कुछ भावनाएं हैं। मेरा छोटा भाई कमाल का है, अविश्वसनीय रूप से कमाल का। मुवानयन अब उसे इतना पसंद करती है कि वह खुद को उसे सौंप देना चाहती है। वाह वाह, किन चांगलिवे के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। कभी कभी उत्साह बोझ बन जाता है। तांग शियू ने तांग परिवार की गर्मजोशी और दयालुता को महसूस किया। उनकी शुरुआती उदासीनता काफी हद तक दूर हो गई। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि तांग गुशिंग के पहले के शब्द कितने सही थे। तांग शियू, अगर आप अभी हमें स्वीकार नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। मैं जानता हूं कि आप इन रिश्तेदारों से अलग थलग महसूस करते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि चाहे आपका दिल कितना भी कठोर क्यों न हो, हम अपने भविष्य के कार्यों से आपका दिल पिघला सकते हैं। तांग परिवार के वंशज तांग परिवार के वंशज ही हैं। रिश्तेदारी का बंधन न तोड़ा जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है। इन शब्दों तांग शियू पहले कुछ हद तक उदासीन था, लेकिन अब वह मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ था और उसकी भावनाएं बेहद जटिल थीं। यह एक उलझी हुई समस्या है जिसे सुलझाना असंभव है। मेरे भीतर एक अनोखी भावना उमड़ आई। प्रतीक्षा करते समय तांग परिवार आपस में बातें कर रहा था और हंस रहा था। ज्यादातर तांग शियू और सू लिंग्यू के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। उनके स्नेह भरे शब्दों और भावों ने अंततः तांग शियू को मन ही मन उन्हें स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। अंत में तांग परिवार के सभी सदस्यों के लौटने के बाद तांग गुशिंग ने सभी सुगंधित ड्रैगन घास को तांग शियू के सामने रख दिया और कहा, यहाँ 36 सुगंधित ड्रैगन घास हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये पर्याप्त है? तांग शियू कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, इतने सारे लोगों का मिलना मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। इतना काफी होना चाहिए। हालांकि मेरे इलाज के दौरान किसी को भी हमें परेशान करने की इजाजत नहीं है। चाहे आसमान ही क्यों न गिर जाए, कोई हमें परेशान नहीं कर सकता। तांग गुशिंग ने सख्ती से कहा, मैं तुरंत पहरेदारों को तैनात करके पूरे परिसर को सील कर दूंगा। जो भी आपको परेशान करने की हिम्मत करेगा, उसे बिना किसी अपवाद के मार दिया जाएगा। तांग शियू ने सिर हिलाया, सुगंधित ड्रैगन घास ली और एक विशाल हॉल में चला गया। उसने देखा कि हॉल के बीच में एक पलंग के अलावा पूरे हॉल में और कुछ नहीं था। तांग युनपेंग अभी भी पलंग पर बेहोश पड़ा था, जबकि उसकी माँ सू लिंग्यून पलंग के पास बैठी कुछ फुसफुसा रही थी। माँ, आपको भी बाहर जाना चाहिए, तांग शियू ने गहरी आवाज में कहा। सू लिंग्यू खड़ी हुई और चिंता से बोली, शियू एर, तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। आखिरकार वह तुम्हारे पिता हैं और खून का रिश्ता पानी के रिश्ते से कहीं अधिक मजबूत होता है। निश्चिंत रहें, तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा। सू लिंग्यू एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने दरवाजे के बाहर खड़े तांग गुशिंग और तांग परिवार के अन्य सदस्यों पर एक नजर डाली और थोड़ी उम्मीद के साथ कहा, शियू एर, अपने पिता का इलाज करने से पहले क्या तुम मुझसे एक बात का वादा कर सकती हो? क्या चल रहा है? तांग शियू ने हैरानी से पूछा। सू लिंग्यू ने गंभीरता से कहा, मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें पापा कहकर बुलाएं। तांग शियू चुप हो गया। वह शब्द उसके लिए बहुत अपरिचित था। सू लिंग्यू ने कड़वे स्वर में कहा, शियू एर, माँ जानती है कि तुम नहीं चाहती, पर मेरी खातिर प्लीज उसे पुकारो।
वो अचानक गायब हो गया था क्योंकि उसे गंभीर चोट लगी थी और तब से वो कोमा में है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अगर वो ठीक होता तो हमें कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारे पिता ने कुछ भी गलत नहीं किया। गलती तो माँ की थी। अगर उस समय मुझमें हिम्मत होती और मैं तुम्हें तांग परिवार में उसे ढूंढने के लिए ले जाती तो मुझे यकीन है कि तुम बचपन से ही अपने पिता को जीवित देख पाती। तांग शियू ने धीरे से अपना सिर घुमाया और उसकी निगाहें दुबले पतले तांग युंडे पर पड़ी। वह जानता था कि उसकी माँ सही कह रही थी। अगर वह उस समय अचानक बेजान न हो गया होता तो शायद उसने अपनी माँ और खुद को नहीं छोड़ा होता। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन वह एक शब्द ऐसा था जिसे बोलना उनके लिए बहुत मुश्किल था। शियू में सू लिंगियो के चेहरे पर उत्सुकता का भाव और गहरा हो गया। तांग शियू ने मन ही मन आह भरी बिस्तर पर लेटे तांग युंडे की ओर देखा और पुकारा, पिताजी। पलक झपकते ही सू लिंगियो के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। उसकी आंखें उत्साह और चमकते आंसुओं से भर उठीं। उसने हाथ बढ़ाकर तांग युंडे का हाथ पकड़ लिया और कांपती हुई आवाज में बोली, युंडे, क्या तुम सुन सकते हो? हमारा बेटा तुम्हें पापा कह रहा है। मेरे और हमारे बेटे के लिए तुम्हें मजबूत रहना होगा, तुम्हें जागना होगा। दरवाजे पर तांग युंडे और तांग परिवार के सदस्यों ने भी संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाई। चूंकि तांग शियू ऐसा कह सका, इसका मतलब था कि वह तांग परिवार से संबंध बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता था। तांग शियू ने गहरी सांस ली, सू लिंगियो के कंधे पर हाथ रखा और कहा, माँ, मुझे इलाज की जरूरत है। अगर मैं उसे जगा सकूं तो आप उसके जागने तक इंतजार कर सकती हैं, उसके बाद ही उससे बात करें। ठीक है, ठीक है। सू लिंगियो ने तांग युंडे को छोड़ा और तेजी से दरवाजे की ओर चल पड़ी। तांग शियू ने कहा, चू यी को अंदर आने दो, मुझे अपने इलाज के दौरान उसकी मदद की जरूरत है। चू यी भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए निकला, अपने हाथों को आपस में रगड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, चचेरे भाई, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? चचेरा भाई। जब तांग शियू ने उसे दोबारा उस नाम से पुकारते सुना तो उसने उसे टोका नहीं। इसके बजाय उसने शांत भाव से कहा, अगर इलाज शुरू करने के 6 घंटे बाद भी पूरा नहीं होता है तो अंदर आकर ड्रैगन युक्त घास जला लेना। याद रखना, पहली जलाने के बाद हर आधे घंटे में अंदर आना और हर बार जलाने के बाद चले जाना। चू यी ने कहा, क्या मैं यहीं नहीं रुक सकती? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, ड्रैगन घास की सुगंध आपके लिए हानिकारक है। अगर आप इसे ज्यादा सूंघेंगे तो आप कोमा में चले जाएंगे। वह आश्चर्यजनक है। हालांकि चू यी ने तांग यंग को उसके बारे में बात करते सुना था, लेकिन उसे उसकी इतनी काबिलियत की उम्मीद नहीं थी। वह तांग यंग पर शक कर सकता था, लेकिन तांग शियू की बातों पर कभी शक नहीं करेगा। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगे। तांग शियू ने सिर हिलाया, तांग परिवार के सभी सदस्यों को विदा किया, दरवाजा बंद किया, अपने जूते उतारे, बिस्तर पर चढ़ गया। तांग युंडे को उठने में मदद की और उसे अपने सामने पालथी मारकर बिठा दिया। अध्याय 267, जीवन के बदले जीवन। तांग शियू भली भांति जानता था कि तांग युंडे का उपचार करने में अत्यधिक मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से उसकी चेतना और नसों में व्याप्त दूसर पदार्थ और जमे हुए रक्त के थक्के को हटाने के लिए अलौकिक शक्ति और दिव्य चेतना दोनों के संयुक्त प्रयास आवश्यक थे। इसके अलावा उसे हर समय एकाग्रता बनाए रखनी थी, जिसके लिए अलौकिक शक्ति और दिव्य चेतना दोनों की अत्यधिक आवश्यकता थी। सफलता, तांग युंडे जाग उठा और बच गया। असफल, तांग युंडे की मृत्यु हो गई और जो कुछ बचा था वह भी खत्म हो गया। तांग शियू अपनी मां को निराश नहीं करना चाहता था। आखिरकार उसने 20 साल तक कष्ट सहा था और अब वह एक बेहतर जीवन की आशा कर रही थी, चाहे इसमें जोखिम उठाना ही क्यों न पड़े। तांग शियू ने ठान लिया था कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। एक चांदी की सुई ने तांग युंडे के सिर के ठीक बीचों बीच स्थित क्राउन एक्यू पॉइंट को भेद दिया। तांग शियू ने चांदी की सुई को अपनी उंगलियों के बीच पकड़े हुए सावधानीपूर्वक उस एक्यू पॉइंट में थोड़ी सी तारा शक्ति प्रवाहित की और उनकी चेतना तेजी से तारा शक्ति के साथ तांग युंडे के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। सबसे पहले रक्त का जमाव दूर करना आवश्यक था और उसके बाद तांग युंडे के मस्तिष्क की नसों को पोषण और मरम्मत की आवश्यकता थी। तभी वह धीरे धीरे उस दूसर पदार्थ को हटा सकते थे। तारा शक्ति के धागों की तरह तांग शियू के नियंत्रण में धीरे धीरे जमे हुए रक्त के थक्के में प्रवेश करते हुए अंदर जाते और बाहर निकलते हुए ये चक्र अंतहीन रूप से दोहराता रहा। हर बार तारा शक्ति और दिव्य चेतना के बाहर निकलने पर रक्त के थक्के का एक अंश बाहर निकल आता था। समय गुजर जाता है। तांग शियू ने अपनी मानसिक ऊर्जा को चरम सीमा तक केंद्रित किया और बार बार जमे हुए रक्त को बाहर निकाला। जमे हुए रक्त के थक्के का 5वां हिस्सा साफ करने में उसे पूरा 1 घंटा लग गया। इसके बाद तांग शियू ने अपनी तारा शक्ति और दिव्य चेतना को वापस ले लिया। तांग युंडे के सिर से चांदी की सुइयां जल्दी से निकाल लीं और फिर अपनी दिव्य चेतना से पुनः जांच करते हुए रक्त के थक्कों को घेर लिया और धीरे धीरे उन्हें बाहर निकाल दिया। फिर उसने कियांग एक्यू पॉइंट में चांदी की सुइयां डाली और पिछली विधि का पालन करते हुए धीरे धीरे रक्त जमाव को दूर किया। बाद में गति थोड़ी बढ़ गई, लेकिन तांग युंडे के मस्तिष्क से रक्त जमाव को दूर करने में पूरे 4 घंटे लग गए। तांग युंडे के मस्तिष्क की नसों की मरम्मत धीमी गति से हो रही थी। तारा शक्ति में पोषण और मरम्मत करने की अत्यंत प्रबल क्षमता थी, लेकिन 2 घंटे बाद भी तांग शियू केवल क्षीण मस्तिष्क की नसों का लगभग 60% ही ठीक कर पाया था। यह इसके बारे में तांग शियू के माथे पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें आ गईं, लेकिन मानो उन्हें इसका एहसास ही न हो। मानसिक थकान की एक लहर उन्हें अत्यधिक परेशान कर रही थी। हालांकि वे जानते थे कि जैसे जैसे निर्णायक क्षण नजदीक आता जा रहा है, आराम करने का समय कम होता जा रहा है। रक्त जमाव के दूर होने और मस्तिष्क की नसों के ठीक होने के कारण यदि तांग गुशेंग की चेतना को शीघ्र ही मुक्त नहीं किया गया तो 20 वर्षों से संचित समस्याएं अचानक बदल सकती हैं, जिससे उनके मस्तिष्क पर भारी बोझ पड़ सकता है। अचानक एक सुगंधित खुशबू तांग शियू की नाक में आई, जिससे उसे तुरंत ताजगी महसूस हुई। ये जानते हुए कि चू यी ने ड्रैगन युक्त घास जला दी है, उसने अपनी ऊर्जा के धीरे धीरे वापस आने का फायदा उठाते हुए तांग युंडे की चेतना और नसों में जमे उस दूसर पदार्थ को साफ करना शुरू कर दिया। ये दूसर पदार्थ खून के थक्कों से भी ज्यादा मुश्किल था। इसकी गाढ़ी प्रकृति के कारण इसे निकालना बहुत कठिन था और इसके लिए काफी अधिक मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। आधे घंटे बाद तांग शियू का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था और उस पर मौजूद भूरे रंग के पदार्थ का 20वां हिस्सा भी नहीं हटा था। दरवाजा धीरे से खुला और चू यी दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नजर तांग शियू पर पड़ी और उसका चेहरा थोड़ा जम गया। उसकी आंखों में खौफ झलक रहा था। हालांकि उसने पहले भी तांग शियू को चांदी की सुइयां पकड़े हुए तांग गुशेंग के सिर में चुभोकर उसका इलाज करते देखा था और तांग शियू का रंग थोड़ा अस्वस्थ था, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा चेहरा नहीं देखा था। पसीने से तर चेहरा, पीलापन, होंठ बैंगनी और भौहें गहरी सिकुड़ी हुई। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने ड्रैगन घास की एक और टहनी जलाई और कमरे से बाहर चला गया। आधे घंटे बाद जब चू यी दोबारा अंदर आया तो उसने देखा कि तांग शियू न केवल पसीने से तरबतर और पीली पड़ गई थी, बल्कि थोड़ी कांप भी
रही थी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखों में चिंता झलकने लगी। जब उसने अजगर की शक्ति से युक्त जड़ी बूटी को फिर से जलाया और कमरे से बाहर चला गया तो बाहर इंतजार कर रहे तान परिवार के सदस्यों में से कोई भी अपनी थकान के बावजूद आराम करने नहीं गया। जैसे ही चू यी बाहर आई और लापरवाही से दरवाजा बंद किया, तांग गुशेंग ने गहरी आवाज में पूछा, कैसा रहा? चू यी एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर कड़वाहट से बोली, मुझे नहीं पता। लेकिन तांग गुशेंग के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया और उसने पूछा, लेकिन क्या? चू यी ने कहा, तांग शियू की हालत ठीक नहीं है। वह पसीने से तरबतर है, पीला पड़ गया है और उसका शरीर कांप रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा है। पलक झपकते ही तान परिवार के दर्जनों सदस्यों ने चिंता के भाव दिखाए। सू लिंग्यू ने जल्दी से पूछा, शियू वह खतरे में तो नहीं है ना? चू यी ने सिर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता। समय गुजर जाता है। 4 घंटे बाद चू यी द्वारा ड्रैगन सेंटेड ग्रास की 11वीं डंडी जलाने के बाद तांग शियू की थोड़ी कर्कश आवाज उसके कानों तक पहुंची। हर 10 मिनट में एक जलाओ। चू यी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे तांग शियू के शब्द अच्छी तरह याद थे। इस समय तांग शियू के लिए उसकी चिंता चरम पर थी, क्योंकि तांग शियू का चेहरा पसीने से तर था, लेकिन उस पर खून बिल्कुल नहीं था। उसके माथे की नसें उभरी हुई थीं और उसके होंठ अब बैंगनी नहीं थे, बल्कि फटे हुए और खून बह रहे थे। उसका शरीर पहले से कहीं अधिक तेजी से कांप रहा था, मानो वह किसी भी क्षण बेहोश हो जाएगा। मैं एक पल के लिए झिझक गया। उसने चुपचाप अपना फोन निकाला, तांग शियू और तांग युंडे की एक तस्वीर खींची और फिर चुपचाप कमरे से निकल गया। यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तांग युंडे ने चिंतित भाव से पूछा। चू यी ने सिर हिलाया, फोन पकड़ाया और कहा, दादाजी, ये तस्वीर मैंने अभी चुपके से ली है। एक नजर डालिए। तांग युंडे ने फोन उठाया और जब उसने तस्वीर में तांग शियू की शक्ल देखी तो उसका शरीर कांप उठा और उसकी आंखों में अविश्वास झलकने लगा। बेहद दयनीय स्थिति में, दुखी, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अपने बेटे की बीमारी के इलाज के लिए तांग शियू को इतना कष्ट सहना पड़ेगा। तांग शियू के फटे होंठों से खून रिश्ता देखकर उन्हें विशेष रूप से पीड़ा हुई। मुझे देखने दो। सू लिंग्यू ने झटपट अपना फोन उठाया। तस्वीर में तांग शियू की शक्ल देखकर उसका दिल मानो छुरा घूंक गया हो। उसकी आंखों से आंसुओं की 2 धाराएं बहने लगीं। वह अंदर जाकर अपने बेटे को और इलाज से रोकना चाहती थी, क्योंकि उसे खोने का डर था। तथापि उसके मन में थोड़ी सी समझदारी थी कि वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकती। अगर उसने अपने बेटे को परेशान किया तो वह अपने पति को नहीं बचा पाएगी और यह उसके बेटे के लिए भी एक बड़ा झटका होगा। फोन में मौजूद तस्वीर तान परिवार के अन्य सदस्यों को दिखाई गई और जब उन्होंने इसे देखा तो वे सब चुप हो गए। शुरुआत में उन्होंने तान शियू को केवल इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि वह तान परिवार का वंशज था, लेकिन जब स्नेह की बात आई तो उनके मन में उसके लिए कोई खास भावना नहीं थी। लेकिन इस समय वे इसे उस नजरिए से नहीं देख रहे थे। तांग शियू ने उन्हें पहले से ही ड्रैगन सुगंधित घास खोजने के लिए कहा था। शायद उन्हें इस स्थिति का अंदाजा था, फिर भी उन्होंने बिना किसी झिझक के तांग युंडे का इलाज किया। इससे पता चलता है कि वह तांग परिवार के एक वफादार और नेक वंशज थे। मेरा पोता। तस्वीर देखते ही किम चांदीवे की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका दिल दर्द से भर गया। 20 साल से जिस पोते को उन्होंने याद किया था, आखिरकार वह उनसे मिल पाई और उन्हें इस हालत में देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। कमरे के अंदर तांग शियू ने तांग युंडे के मस्तिष्क का 4/5वां हिस्सा दूसरा पदार्थ निकाल दिया था। उसकी मानसिक ऊर्जा भी अपनी सीमा के करीब थी। आगे बढ़ने से उसे गंभीर नुकसान हो सकता था। हालांकि सदियों से विकसित सहनशक्ति ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। या तो इसे बिल्कुल भी मत करो, या तो इसे अच्छे से करो। तांग शियू ने अपनी जीभ काट ली। तेज दर्द से वह जाग गया। हालांकि वह जानता था कि समय बीतने के साथ साथ वह दूसरा पदार्थ धीरे धीरे गतिमान होता जा रहा था। तांग शियू द्वारा तांग युंडे का 27 घंटे तक उपचार करने के बाद दूसरे पदार्थ का केवल 10वां हिस्सा ही शेष बचा था। उसी क्षण तांग शियू ने पाया कि तांग युंडे की चेतना के सागर को पार कर चुकी थी और उसने अपने शरीर पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। हिलो मत। तांग शियू के मुंह से कर्कश और कमजोर आवाज निकली। अब तांग युंडे को ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना देख रहा हो। उसे पता ही नहीं था कि बाहर कितना समय बीत चुका है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत लंबे समय से अंतहीन अंधेरे में फंसा हुआ है। इतना लंबा समय कि वह समय का बोध ही भूल गया और लगभग ये भी भूल गया कि वह कौन है। वर्षों से यह एक जुनून ही था जिसने उसे सहारा दिया, उसकी चेतना को टूटने और ऊर्जा के पिंड में परिवर्तित होने से बचाया। आवाज उसने सुन लिया। ये बहुत ही युवा आवाज है। आंखें खोलते ही उसने देखा कि तांग शियू उसके सामने पालथी मारकर बैठी है और बेहद दुखी लग रही है। जैसे ही उसकी नजरें घूमी, उसने कमरे के अंदर का दृश्य भी देखा। आप कौन हैं? तांग युंडे का गला कुछ बार हिला और एक कमजोर आवाज निकली। चुप रहो। तांग शियू की कर्कश आवाज फिर से सुनाई दी। तांग युंडे चुप हो गया। हालांकि वह तांग शियू को नहीं जानता था, फिर भी उसे एहसास था कि तांग शियू ही उसका इलाज कर रहा है। उस अंतहीन अंधकार से बाहर निकलने की उसकी क्षमता उसके सामने खड़े इस युवक की कृपा से ही संभव हो पाई थी। कृतज्ञता से भरा हुआ वह शांत और अविचलित रहा। 32वां घंटा। जैसे ही तांग शियू ने उस दूसर पदार्थ को पूरी तरह से हटाया, वह अपने अंदर उमड़ते रक्त प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर सका और उसने खून की उल्टी कर दी। उसी समय उसकी मानसिक ऊर्जा और तारा शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाने के कारण उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसका शरीर एक तरफ गिर गया और वह तुरंत बेहोश हो गया। आप तांग गुशेंग की कमीज तांग शियू के शरीर से बहते खून से लथपथ थी, लेकिन उसे तांग शियू की सुरक्षा की ज्यादा चिंता थी। आखिरकार यही आदमी उसकी जान बचा रहा था। वह तांग शियू को उठाना चाहता था, लेकिन उसके अकड़े हुए शरीर के कारण उसकी हरकतें बेहद धीमी थीं और उसकी आत्मा की गहराई से उभरती कमजोरी के कारण उसकी आंखों के सामने कुछ काले बाल आ गए। अंत में जैसे ही उसके हाथ तांग शियू की बाह से छुए, सब कुछ अंधेरा हो गया और वह बेहोश हो गया। दरवाजे के बाहर तांग परिवार के कई सदस्य अंततः अपनी चोटों के कारण दम तोड़ गए। कुछ लोग कहीं और आराम करने चले गए, जबकि अन्य बेंचों पर बैठकर गहरी नींद में सो गए। तांग गुशेंग, जो कई घंटों से सो रहा था, अपनी थकी हुई आंखों से दरवाजे को घूरता रहा। उसके बगल में सू लिंग्यू ने 30 घंटे से अधिक समय से अपनी आंखें बंद नहीं की थीं। उसकी आंखें लाल थीं और वह कुछ अस्त व्यस्त लग रही थी, लेकिन वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती रही और प्रार्थना करती रही। दादाजी, क्या मुझे अंदर जाकर एक बार फिर देखना चाहिए? चू यी तांग गुशेंग के बगल में उकड़ू बैठ गई, बेसब्री से इंतजार कर रही थी और आखिरकार उसने पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। तांग गुशेंग कुछ देर चुप रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, याद रखना, तुम जो भी करो उसका असर मेरे पोते पर नहीं पड़ना चाहिए। ओम। चू यी ने सिर हिलाया, खड़ा हुआ, अपने सुन्न पैरों को रगड़ा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जब उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य देखा तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया और वह मुड़कर
घबराकर बोला, दादाजी कुछ बुरा हुआ है। अध्याय 268, जीवन खतरे में, अनुशंसित वोटों के लिए बोनस अध्याय। तांग गुशेंग के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वह अपनी कुर्सी से उछलकर दरवाजे की ओर भागा और पूछा, क्या हुआ? चू यी ने अंदर की ओर इशारा करते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, इलाज लगभग पूरा हो गया है। तांग शियू, वह तांग गुशेंग ने चू यी की उंगली का अनुसरण किया और उसी दिशा में देखा जहां चू यी इशारा कर रहा था। जब उसने तांग युंडे और तांग शियू को बड़े पलंग पर बेहोश पड़ा देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वह दौड़कर कमरे में चला गया। सू लिंगियो का दिल भी जोर से धड़क रहा था और वह भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। तांग परिवार के लगभग 1 दर्जन होश में आए सदस्य भी कमरे में दौड़ पड़े। अचेत तांग शियू की हालत देखकर तांग गुशेंग अपने दृढ़ संकल्प के बावजूद आंखों में आंसू भर आए। तांग शियू की दयनीय हालत ने उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई। शियू क्या हुआ? सू लिंगियो दौड़कर बिस्तर के पास पहुंची और फूट फूट कर रोने लगी। तांग परिवार के सदस्यों को तांग शियू को बेहोश देखकर गहरा दुख हुआ। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तांग युंडे के प्रति तांग शियू का व्यवहार इस तरह अंजाम देगा। हालांकि 30 घंटे से अधिक समय तक चले इलाज को देखते हुए वे तांग शियू की दिल से प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। तांग गुशेंग ने अचानक अपना सिर घुमाया और तेजी से चिल्लाया, जल्दी जाओ और मास्टर चेन को आमंत्रित करो। पल तांग परिवार के 2 सदस्य बाहर भागे। तांग गुशेंग कुछ देर चुप रहा, फिर उसने चू यी की ओर देखकर पूछा, क्या आपके पास चेन झिझोंग का फोन नंबर है? चू यी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। तांग गुशेंग ने कहा, मैं उसे फोन करके खुद उससे बात करूंगा। प्रसिद्ध शहर चेन झिझोंग कई ग्राहकों के साथ रात का खाना खा रहे थे। औषधीय जड़ी बूटियों का कारोबार हाल ही में खूब फल फूल रहा था, जिससे उन्हें हर दिन बहुत खुशी मिलती थी। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी अपनी साधना में हो रही तीव्र प्रगति से मिलती थी। रिंग रिंग रिंग, फोन की घंटी बजी और चेन झिझोंग ने उसे उठाया। चू यी का फोन देखकर उसने तुरंत अपने व्यापारिक साझेदारों की ओर मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग पहले पी लीजिए, मैं फोन उठा लेता हूँ। ये कहते हुए कि वह खड़ा हुआ, फोन उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, चू यी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तांग गुशेंग हूँ, राजधानी के तांग परिवार का तांग गुशेंग। तांग परिवार, तांग गुशेंग। चेन झिझोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक उसका चेहरा एकदम बदल गया। वह निजी कमरे से बाहर निकला और आदरपूर्वक बोला, नमस्कार श्रीमान तांग, मैं चेन झिझोंग हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तांग गुशेंग ने गहरी आवाज में कहा, मैंने सुना है कि आप तांग शियू के शिष्य हैं। हाँ, चेन झिझोंग ने उत्तर दिया। तांग गुशेंग ने कहा, यदि संभव हो तो मैं आशा करता हूँ कि आप तुरंत राजधानी जा सकें। किसी का इलाज करने के बाद मेरा पोता कोमा में चला गया है और उसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। आप औषधीय जड़ी बूटियों के व्यवसाय में हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बाद में आपकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। आपका पोता? चेन झिझोंग असमंजस में दिख रहा था। तांग गुशेंग के पोते और उसके गुरु के बीच क्या रिश्ता था? क्या उसके गुरु ने उसे गुरु को ढूंढने के लिए भेजा था? तांग गुशेंग ने गहरी आवाज में कहा, तांग शियू मेरा पोता है, मेरा अपना पोता। क्या? चेन झिझोंग की आंखें सिकुड़ गईं और वह सदमे में चिल्ला उठा। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या तांग शियू तांग गुशेंग का पोता है? अरे बाप रे, तो मेरा यही मतलब है। क्या तांग शियू भी राजधानी में स्थित तांग परिवार का सदस्य है? तांग गुशेंग ने गहरी आवाज में कहा, क्या कोई समस्या है? चेन झिझोंग सदमे से बाहर आया और झट से बोला, मैं तुरंत राजधानी के लिए रवाना होऊंगा। मेरे स्वामी के मामले मेरे अपने मामलों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। फोन रखने के बाद चेन झिझोंग तुरंत अपने निजी कमरे में वापस गए और अपने व्यापारिक साझेदारों से कहा, सज्जनों, मुझे बहुत खेद है, लेकिन मुझे कुछ निजी काम निपटाने हैं और मुझे तुरंत राजधानी जाना होगा। यह एक गंभीर मामला है, जीवन मरण का मामला है। कृपया पहले एक ड्रिंक लें और इस काम के बाद मैं आप सभी को माफी मांगने के लिए दावत दूंगा। ये सुनकर बाकी सबने सहमति में सिर हिलाया। एयरपोर्ट जाते समय चेन झिझोंग ने लॉन्ग जेंग्यू और ओयांग लुलू को फोन किया, क्योंकि वह जानता था कि वे तांग शियू की 2 सबसे अच्छी दोस्त थीं। कांग शिया के बारे में चेन झिझोंग ने कुछ नहीं बताया, ये सोचकर कि उसे शायद तांग शियू की स्थिति के बारे में पहले से ही पता होगा। शिंग चेन का लॉन्ग परिवार। लॉन्ग जेंग्यू अपने परिवार के साथ दोपहर का भोजन कर रहा था, तभी उसे चेन झिझोंग का फोन आया। वह चौंक गया, लेकिन साथ ही तांग शियू को लेकर चिंतित भी था। अपने माता पिता को बताने के बाद वह तुरंत हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया। जिंगमिन द्वीप ओयांग लुलू बान रेस्टोरेंट में मेहमान थी। मंडप में वह पेस्ट्री खा रही थी और अपने सामने गू शियाक्सुए को वीणा बजाते हुए देख रही थी और काफी संतुष्ट लग रही थी। रिंग रिंग रिंग, फोन की घंटी बजी, जिससे गू शियाक्सु का पियानो बजाना बाधित हो गया। ओयांग लुलू ने भौहें चढ़ाईं, उसकी आंखों में नाराजगी झलक रही थी। उसने गू शियाक्सु को माफी भरी नजर से देखा, अपना फोन निकाला और पाया कि चेन झिझोंग का फोन था। देखते ही देखते उसकी नाराजगी लगभग गायब हो गई। फोन उठाते ही वह मुस्कुराई और बोली, अंकल चेन, आप मुझे ढूंढ रहे थे? एक पल के बाद ओयांग लुलू ने अचेत अवस्था में फोन काट दिया। गू शियाक्सु ने धीरे से हंसते हुए कहा, क्या हुआ? फोन आने के बाद अचानक तुम ऐसे हो गई जैसे तुम्हारी आत्मा ही खो गई हो। ओयांग लुलू कांप उठी और पत्थर की बेंच से उछलकर खड़ी हो गई और घबराकर चिल्लाई, तांग शियू है, तांग शियू घायल है और बेहोश लग रहा है, मुझे तुरंत राजधानी जाना होगा। गू शियाक्सु एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर अचानक खड़ी हो गई और ओयांग लुलू के सामने आकर घबराकर पूछने लगी, तुमने क्या कहा? गुरुजी घायल हैं, वे बेहोश हैं, वे अभी कहाँ हैं? ओयांग लुलू को अचानक याद आया कि तांग शियू गू शियाक्सुए के सलाहकार थे। बिना किसी झिझक के उन्होंने जल्दी से कहा, राजधानी में चेन झिझोंग ने मुझे बताया कि तांग शियू किसी को बचाते समय कोमा में चले गए। वैसे वे राजधानी के तांग परिवार के तांग गुशेंग के पोते भी हैं। तांग गुशेंग। गू शियाक्सु ने उस नाम को कुछ पहचाना, लेकिन इस बारे में और नहीं सोचा। उसकी सबसे बड़ी चिंता अपने सलाहकार की सुरक्षा थी। उसने तुरंत कहा, लुलू चलो साथ में राजधानी चलते हैं। राजधानी शहर तांग शियू के कोमा में चले जाने से तांग परिवार को बहुत बड़ा सदमा लगा। तांग परिवार के दर्जनों सदस्यों ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए कई चिकित्सा विशेषज्ञों को आमंत्रित किया, लेकिन तांग शियू की जांच करने के बाद सभी ने अपना सिर हिला दिया। यहाँ तक कि प्रसिद्ध चीनी पारंपरिक चिकित्सा विशेषज्ञ चेन तियाने भी यही निष्कर्ष निकाल सके कि तांग शियू अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण कोमा में चले गए थे। मास्टर चेन, आपको मेरे पोते को बचाना ही होगा। तांग परिवार को चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं। तांग गुशेंग ने अपने सामने खड़े धूसर वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति को देखते हुए अपने दुख को दबाते हुए कहा। चेन तियाने ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, बूढ़े तांग, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मैं उसकी हालत के बारे में कुछ नहीं कर सकता। उसकी सांसें बहुत कमजोर हैं और उसकी जीवन शक्ति स्पष्ट रूप से क्षीण होती जा रही है। अगर यही स्थिति बनी रही तो ज्यादा से ज्यादा एक दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। तांग गुशेंग ने जल्दबाजी में पूछा, क्या सचमुच कोई रास्ता ही नहीं है?
चेन तियाने एक पल के लिए रुके, फिर धीरे से बोले, मैं गोल्डन नीडल एक्यूपंक्चर नामक एक तकनीक जानता हूं जो उनके एक्यू पॉइंट्स को उत्तेजित करके उनमें थोड़ी सी जान फूंक सकती है। लेकिन यह विधि केवल लक्षणों का इलाज करती है, मूल कारण का नहीं। ज्यादा से ज्यादा यह उनके जीवन को कुछ दिनों तक ही बढ़ा सकती है। अगर 3 दिनों के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला तो मुझे खेद है। जैसे ही तांग गुशेंग कुछ बोलने ही वाले थे कि दरवाजे के बाहर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। तांग युनपेंग दौड़कर कमरे में आए और चिल्लाए, पिताजी, युनडे जाग गए हैं क्या? तांग गुशेंग का शरीर कांप उठा, लेकिन उसके कठोर हृदय में कोई खुशी नहीं थी। उसका बेटा तो जाग गया था, लेकिन उसके पोते को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये कीमत वह सहन नहीं कर सकता था। बेहोश सू लिंग्यू की ओर मुड़कर देखते हुए उसे लगा कि उसने इस माँ बेटे के हाथों बहुत सारा पैसा गंवा दिया है। मास्टर चेन, हर 2 दिन मायने रखते हैं, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। मेरा तांग परिवार मेरे पोते को ठीक करने का हर संभव प्रयास करेगा। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। चेन तियान्हे ने हल्के से सिर हिलाया, चांदी की सुइयां निकाली और जल्दी से तांग शियू पर एक्यूपंक्चर किया। वास्तव में एक्यूपंक्चर उपचार के बाद तांग शियू की जीवन शक्ति के क्षय की दर धीमी हो गई। दूसरे कमरे में तांग परिवार के 1 दर्जन से अधिक सदस्य उत्साह से भरे चेहरों के साथ तांग युंडे को देख रहे थे, जो अभी अभी जागा था। किन चांदेयुए तो और भी भावुक हो गई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने तांग युंडे का हाथ थाम रखा था और उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। माँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, रोना मत, देखो मैं जाग गया हूँ। तांग युंडे ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपने शरीर को थोड़ा हिलाया और पाया कि जागने के समय की तुलना में उसका शरीर काफी बेहतर था। तांग मिन की आंखें लाल थीं और वह फुसफुसाते हुए बोली, दूसरे भाई, अच्छा हुआ कि आप जाग गए, अच्छा हुआ कि आप जाग गए। तांग युंडे को अब पता चल गया था कि वह 20 साल तक कोमा में रहा था। हालांकि उसे लगा कि उसका जागना एक चमत्कार है, लेकिन अपने परिवार की खुशी देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। अचानक उसे उस युवक की याद आई जिसने उसे बचाया था और उसने तुरंत पूछा, वैसे जब मैं जागा तो मैंने देखा कि मुझे बचाने वाला युवक खून की उल्टी कर रहा था और बेहोश पड़ा था। अब वह कैसा है? कम समय में तांग परिवार के सदस्य एक दूसरे को देखने लगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। किन चांदेयुए कुछ देर तक जोर जोर से रोई, फिर अपने आंसू पोंछते हुए सिसकते हुए बोली, मेरे बेटे, क्या तुम्हें पता है कि जिसने तुम्हें बचाया है वह तुम्हारा ही बेटा है? वह अब ठीक नहीं है, बहुत ही बीमार है। क्या? मेरा बेटा? तांग युंडे को याद आया कि कोमा में जाने से पहले उनकी पत्नी गर्भवती थी, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जब वे होश में आए तो जिस युवक को उन्होंने देखा वह उनका बेटा होगा। माँ, वो कैसा है? कैसा है? तांग युंडे की आवाज थोड़ी कांप रही थी। तांग मिन ने अपनी माँ की ओर से जवाब दिया, हमने कई जाने माने डॉक्टरों से सलाह ली है, लेकिन वे सभी उसकी हालत को लेकर असमंजस में हैं। वे कहते हैं कि वह अत्यधिक परिश्रम कर रहा है और उसकी जान खतरे में है। मुझे उससे मिलने ले चलो। तांग युंडे को खड़े होने में काफी संघर्ष करना पड़ा। 2 मिनट बाद तांग परिवार के सदस्यों के सहयोग से तांग युंडे उस कमरे में पहुंचे जहां तांग शियू बेहोश पड़े थे। अपने पिता तांग गुशेंग और प्रसिद्ध चीनी पारंपरिक चिकित्सक चेन तियान्हे से अपने बेटे की हालत के बारे में जानकर वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बेहोश सू लिंग्यू को अपनी बाहों में भर लिया और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राजधानी, शहर, प्रमुख परिवारों और शक्तिशाली कुलों के सभी सदस्यों, यहां तक कि राष्ट्रीय पदानुक्रम के शीर्ष पर बैठे लोगों को भी यह खबर मिली कि तांग के लंबे समय से लापता पोते का पता चल गया है। वे सभी इस बात से दबे स्वर में आश्चर्यचकित थे कि तांग परिवार को एक और सदस्य मिल गया है। तभी एक और चौंकाने वाली खबर आई। तांग का वंशज वास्तव में शिंगचेन केंद्रीय अस्पताल में एक प्रसिद्ध डॉक्टर था। उसने अपने पिता को, जो 20 वर्षों से कोमा में थे, पुनर्जीवित किया था, लेकिन स्वयं कोमा में चले गए थे और उनकी हालत गंभीर थी। कम समय में देश के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों ने तांग गुशेंग से संपर्क करके तांग शियू की हालत के बारे में जानकारी ली और अपनी संवेदना व्यक्त की। देश के कई शीर्ष डॉक्टरों को भी तांग परिवार से निमंत्रण मिला और वे उनसे मिलने के लिए राजधानी पहुंचे। अध्याय 269 मार्शल आर्ट्स मास्टर, दूसरा अपडेट, कृपया वोट करें। राजधानी में तांग परिवार। तांग गुशेंग ने एक के बाद एक कई प्रख्यात चिकित्सकों का बड़ी उम्मीदों के साथ स्वागत किया, लेकिन अंततः उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इनमें चीनी पारंपरिक चिकित्सा के राष्ट्रीय विशेषज्ञ चेन तियान्हे भी शामिल थे। तांग परिवार के पैतृक घर के आंगन में चेन जिजोंग और लॉन्ग जेंग्यू ने तांग परिवार के सदस्यों के चिंतित भावों को देखकर मन ही मन आभारी। उनके आने के बाद ही उन्हें पूरी कहानी समझ में आई और उन्हें एहसास हुआ कि तांग शियू को हाल ही में पता चला था कि वह तांग परिवार का वंशज है। इस समय सू लिंग्यू बेहोशी से जाग उठी थी और तांग युंडे के बगल में सिमटकर बैठी थी। उसके चेहरे पर गहरी चिंता झलक रही थी। मन ही मन उसे अपने बेटे को अपने पति का इलाज करने देने का पछतावा हो रहा था। अगर उसके बेटे ने ऐसा न किया होता तो उन्हें इस खतरे का सामना न करना पड़ता, और भले ही उसका पति बेहोश था, कम से कम वह अभी भी जीवित था। ये बात फैलाते रहो कि जो भी मेरे पोते को ठीक कर देगा, तांग परिवार उसे 1 अरब युआन का इनाम देने को तैयार है। तांग गुशेंग ने अपनी सिगरेट बुझाते हुए गहरी आवाज में कहा। आंगन में मौजूद तांग परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर गंभीरता थी। किसी में भी तांग गुशेंग के आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं थी। वास्तव में वे अपने मन में 10 अरब से भी अधिक तांग शियू के जीवन को चुन रहे थे। आंगन के सामने वाली गली का प्रवेश द्वार गु शियागसू और ओयांग लुलू को ले जा रही कार को रोका गया। सैन्य वर्दी पहने, बंदूकों से लैस 4 सैनिकों के चेहरे पर बेहद ठंडे भाव थे। हम तांग शियू के दोस्त हैं, अभी मेरे रास्ते से हट जाओ। ओयांग लुलू ने चारों सैनिकों के सामने खड़े होकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। क्षमा कीजिए, कमांडर के आदेश के बिना किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। सैनिकों में से एक ने ठंडे स्वर में सिर हिलाया। ओयांग लुलू ने कहा, तो आपको अंदर जाकर उन्हें जल्द से जल्द सूचित करना चाहिए। उन्हें बताएं कि हम तांग शियू के दोस्त हैं और हम उनसे मिलने आना चाहते हैं। गु शियागसू की आंखों में एक ठंडी चमक पौंधी। उसका इरादा समय बर्बाद करने का नहीं था, और भले ही उसके सामने खड़े लोग सैनिक थे, उसने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। पलक झपकते ही वह दोनों सैनिकों के सामने प्रकट हुई और एक जोरदार प्रहार से दोनों सैनिक उनकी आंखों के सामने धुंधले से होकर बेहोश हो गए। गधे, अन्य 2 सैनिकों ने अत्यंत शीघ्र प्रतिक्रिया दी। जैसे ही उन्होंने गु शियागसू को हरकत करते देखा, उन्होंने अपनी तोपों के बोल्ट पीछे खींच लिए। जैसे ही वे अपनी तोपें उठाने वाले थे, गु शियागसू ने बिजली की गति से उनके कनपटी पर प्रहार किया, जिससे वे भी बेहोश हो गए। दुश्मन का हमला। गली में सैन्य वर्दी पहने 2 सैनिकों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। जैसे ही वे गु शियागसू और ओयांग लुलू की ओर दौड़े, गोलियां लोड कर ली गईं और बंदूकें उन दोनों की ओर तान दी गईं। तथापि वे दोनों आदमियों से 10 मीटर से भी अधिक दूरी पर थे, लेकिन पलक झपकते ही वे बेहोश हो गए। हालांकि उनकी चीखों ने पास के कई गार्डों को सतर्क कर दिया। कुछ ही पलों में 1 दर्जन से अधिक गार्ड दौड़कर वहां पहुंच गए। तुम सब यहां से निकल जाओ। अपनी कलाई के एक झटके से गु शियागसू ने एक कोमल तलवार निकाली।
उसकी अनियंत्रित गति ने मानवीय धारणा की सीमाओं को पार कर दिया। तलवार एक सर्प की तरह पहरेदारों की कलाइयों पर वार करती हुई उनके हथियार छीनकर दूर फेंक दिए। बैंग बैंग बैंग, 1 दर्जन से अधिक गोलियों की आवाज सुनाई दी। भीतरी आंगन में तांग गुशेंग के चेहरे का भाव एकदम बदल गया और आंगन में मौजूद अन्य लोगों के चेहरे पर भी हैरानी के भाव दिखाई दिए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई तांग परिवार के घर में हंगामा करने की हिम्मत करेगा। और तो और बाहर तैनात पहरेदारों ने अपनी बंदूकें निकाल ली थीं। युनपेंग, बाहर जाकर देख लो। तांग गुशेंग का चेहरा गंभीर था और वह सख्ती से चिल्लाया। तांग युनपेंग मान गया और दौड़कर बाहर चला गया। जब वह सामने के आंगन में पहुंचा तो उसने देखा कि सैन्य वर्दी पहने 2 गार्डों को बाहर से धक्का देकर आंगन में गिराया गया और वे कंक्रीट की सख्त जमीन पर जोर से जा गिरे। मैं तांग युनपेंग हूँ, तुम कौन हो? गु शियाक्सु ने ठंडी फुफकार मारी और पल भर में गायब हो गई। जब वह दोबारा प्रकट हुई तो वह पहले से ही तांग युनपेंग के सामने थी। उसकी पतली सफेद उंगलियां उसका गला जकड़े हुए थीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम चाहे जो भी हो, मुझे तुरंत मेरे गुरु के पास ले चलो, वरना मैं तुम्हें बेरहमी से मार डालूंगी। तांग युनपेंग की आंखें खौफ से चौड़ी हो गईं और उसका गला जम गया। एक सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। कुछ ही पल पहले ये लड़की उससे करीब 20 मीटर दूर थी, लेकिन पलक झपकते ही वह उसके सामने प्रकट हो गई, जैसे किसी पौराणिक कथा की दिव्य तकनीक हो। टेलीपोर्टेशन। कौन है आपका सलाहकार? गु शियाक्सु ने भौहें चढ़ाकर ठंडे स्वर में कहा। तांग शियू। तांग युनपेंग ने महसूस किया कि दूसरे व्यक्ति की पकड़ काफी ढीली हो गई है और उसने तुरंत कहा, तांग शियू आपके गुरु हैं? मैं आपको उनसे तुरंत मिलवाने ले चलता हूँ। गु शियाक्सु एक पल के लिए चुप रही। फिर उसने तांग युनपेंग को छोड़ा और बाहर से दौड़कर आई ओयांग लुलू से कहा, चलो चलते हैं, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अच्छा, ये पहली बार था जब ओयांग लुलू ने गु शियाक्सु को लड़ते देखा था। उसकी बिजली जैसी तेज गति और निर्मम हमलों ने उसे बेहद चौंका दिया। वह जानती थी कि गु शियाक्सु मार्शल आप जानती है, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि गु शियाक्सु के कौशल इतने जबरदस्त होंगे। वह बिल्कुल किसी टीवी ड्रामा के मार्शल आर्ट मास्टर जैसा है। बैंग बैंग बैंग, तेजी से कदमों की आहट सुनाई दी और छलावरण वाली वर्दी पहने दर्जनों सैनिक बंदूकों से लैस होकर आंगन में घुस आए। उनकी काली बंदूकों की नालें गु शियाक्सु और ओयांग लुलू की ओर तनी हुई थीं। तांग युनपेंग ने गहरी सांस ली और भारी आवाज में कहा, गोली मत चलाओ। एक अधिकारी तांग युनपेंग के पास दौड़ा, सलाम किया और बोला, महोदय, उनकी ठीक से रक्षा न करने की गलती हमारी थी और वे आंगन में घुस आए। कृपया हमें दंडित करें। तांग युनपेंग ने गु शियाक्सु की भयानक शक्ति देखी थी। दर्जनों सशस्त्र सैनिकों द्वारा उस पर बंदूकें ताने जाने के बावजूद वह पूरी तरह असुरक्षित महसूस कर रहा था। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उसने गहरी आवाज में कहा, तुम दोनों पहले बाहर जाओ और अपनी पहरेदारी जारी रखो। तुम दोनों मेरे साथ आओ। जल्द ही गु जियाओसुए और ओयांग लुलू ने तांग युनपेंग का पीछा करते हुए पिछवाड़े तक गए। ओयांग लुलू, आप यहाँ क्यों आए हैं? ओयांग लुलू को देखते ही लॉन्ग झेंग्यू ने तुरंत आश्चर्य का भाव दिखाया और उसका अभिवादन किया। ओयांग लुलू ने चिंता से पूछा, लॉन्ग झेंग्यू, तांग शियू कहाँ है? मैंने सुना है कि वह घायल हो गया है। क्या वह ठीक है? अब वह कैसा है? वह कहाँ है? ओयांग लुलू के चिंतित चेहरे को देखकर लॉन्ग झेंग्यू ने तांग गुशेंग की ओर एक नजर डाली और कड़वाहट से कहा, वह अभी भी बेहोश है और उसकी हालत गंभीर है। जब तांग गुशेंग ने दोनों लड़कियों को अंदर आते देखा तो उसने भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में पूछा, अभी बाहर क्या हुआ था? तांग युनपेंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, गु शियाक्सु के उदासीन चेहरे पर एक नजर डाली और कहा, ये दोनों ही थे जो जबरदस्ती अंदर घुस आए और 1 दर्जन से अधिक गार्डों को घायल कर दिया। क्या? पलक झपकते ही तांग गुशेंग को लगा कि उसके कानों में कुछ गड़बड़ है। आंगन में मौजूद दर्जनों लोग अविश्वास से एक दूसरे को देखने लगे। वो 2 बेहद खूबसूरत लड़कियां जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश, उन्होंने 1 दर्जन से अधिक गार्डों को भी घायल कर दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? उनकी कमजोर और नाजुक शक्ल को देखते हुए वे 1 दर्जन से ज्यादा गार्डों को कैसे घायल कर सकते थे? वे गार्ड हथियारबंद थे और अभी अभी गोलियों की आवाजें महज दिखावा नहीं थीं। गु शियाक्सु की ठंडी निगाहें बाकी लोगों पर घूमीं और उसने एक सदमा भरी आवाज में कहा, मुझे बताओ, मेरा सलाहकार कहाँ है? सलाहकार? तांग परिवार के दर्जनों सदस्यों के भावों में थोड़ा बदलाव आया और उनकी आंखों में आश्चर्य और गहरा गया। चेन झिजोंग के चेहरे के भाव बदल गए और उसने तुरंत कहा, तुम कौन हो? मैं चेन झिजोंग हूँ, तांग शियू का शिष्य। गु शियाक्सु ने अपनी भौहें उठाईं और तुरंत ही उनके चेहरे पर आदर का भाव आ गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गु शियाक्सु अपने चाचा को प्रणाम करती हैं। चेन झिजोंग ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? गु शियाक्सु ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर सलाहकार ने आपको नहीं बताया तो मैं भी नहीं बता सकती। सलाहकार कहाँ है? मुझे उसकी हालत के बारे में पता करना होगा। चेन झिजोंग ने तांग गुशेंग की ओर देखा। हालांकि तांग गुशेंग को यह समझ नहीं आया कि चेन झिजोंग तांग शियू का शिष्य कैसे बन गया और गु शियाक्सु उसके पोते की पोती कैसे बन गई। फिर भी उसने गहरी आवाज में कहा, तांग शियू बगल वाले हॉल में हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलने ले चलता हूँ। बाकी लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। ओयांग लुलू ने तुरंत कहा, मैं भी जाना चाहती हूँ। तांग गुशेंग ने उसे ध्यान से देखा और फिर सिर हिलाया। एक पल के बाद तांग गुशेंग गु शियाक्सु और ओयांग लुलू को बगल वाले हॉल में ले गए। जब दोनों महिलाओं ने तांग शियू को बिस्तर पर बेहोश पड़ा देखा तो ओयांग लुलू तुरंत बिस्तर के पास दौड़ी और चिल्लाई, तांग शियू, उठो, चिल्लाना बंद करो, इससे कोई फायदा नहीं है। तांग गुशेंग ने बोलते समय अपने दिल में उमड़ रहे दुख को दबाते हुए अपना सिर हिलाया। गु शियाक्सु ने हाथ बढ़ाकर तांग शियू की कलाई पकड़ ली। आधे मिनट तक उसकी नब्ज जांचने के बाद उसने गंभीर भाव से कहा, तुम्हारी मानसिक ऊर्जा क्षीण हो गई है, तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई है और तुम्हारी जीवन शक्ति भी क्षीण होती जा रही है। तांग गुशेंग की आंखें चमक उठी और उसने झट से पूछा, मिस, क्या आपको दवाइयों का ज्ञान है? गु शियाक्सु कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आप सब बाहर चले जाइए, किसी को भी मुझे परेशान करने की इजाजत मत दीजिए। याद रखिए, मेरे खुद जाने तक किसी को भी कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ये सुनकर तांग गुशेंग ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, चलो अभी चलते हैं। ओयांग लुलू ने जल्दी से पूछा, बहन जू, क्या आप तांग शियू का इलाज कर सकती हैं? गु शियाक्सु ने शांत भाव से कहा, सब ठीक होना चाहिए। ओयांग लुलू ने तुरंत आश्चर्य का भाव दिखाया और तांग गुशेंग के साथ तेजी से चली गई। दरवाजे के बाहर तांग गुशेंग ने गहरी आवाज में कहा, सब लोग ध्यान से सुनो, मेरी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अंदर बैठी छोटी बच्ची मेरे पोते का इलाज कर रही है, क्या इसका इलाज संभव है? सु लिंग्यू अचानक उठ बैठी और घबराकर पूछा। तांग गुशेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वह ठीक होनी चाहिए। सु लिंग्यू ने अपनी मुठियां भींच लीं, उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप प्रार्थना कर रही थी, ईश्वर से आशीर्वाद मांग रही थी।
अगर उसका बेटा होश में आ जाए और पूरी तरह से ठीक हो जाए तो वह उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार थी। अचानक उसकी नज़र ओयांग लुलू पर पड़ी और उसने झिझकते हुए पूछा, मिस, मेरे बेटे के साथ आपका क्या रिश्ता है, बेटा? ओयांग लुलू तुरंत सू लिंगियो की पहचान समझ गई। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी झलक उठी और उसने जल्दी से झुककर कहा, नमस्ते आंटी, मैं तांग शियू की दोस्त हूँ, हम बहुत करीबी दोस्त हैं। सू लिंगियो ने सिर हिलाया, कृतज्ञता भरी नजर से उसे देखा और कहा, इतनी खास यात्रा करने के लिए धन्यवाद। मेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है कि उसे आप जैसी दोस्त मिली। उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसके आसपास के लोग ओयांग लुलू को जिस तरह से देख रहे थे वह काफी अजीब था। उन्होंने अभी अभी ओयांग लुलू का बचकाना व्यवहार स्पष्ट रूप से देखा था। अध्याय 270 जागना। तीसरा अद्यतन, अनुशंसाओं की तलाश। बगल वाले कमरे में गु शियाक्सु ने अपने जूते उतारे, तांग शियू के पीछे पालथी मारकर बैठ गई, अपने हाथ उसकी पीठ पर रखे और लगातार अपनी वास्तविक ऊर्जा को तांग शियू के शरीर में प्रवाहित करती रही। क्या हुआ? गु शियाक्सु ने अपनी वास्तविक ऊर्जा को केवल आधे मिनट तक ही बनाए रखा और फिर तुरंत रोक दिया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि तांग शियू के शरीर ने उसकी वास्तविक ऊर्जा को अस्वीकार कर दिया। उसका इरादा तांग शियू को ठीक करने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग करने का था, लेकिन इसका कोई प्रभाव पड़ने के बजाय स्थिति और बिगड़ गई, जिससे तांग शियू की हालत और खराब हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि गुरु ने जो कुछ विकसित किया है वह सच्चा सार नहीं है? लेकिन अगर यह उसका सच्चा सार नहीं है तो हम उसे कैसे बचा सकते हैं? रक्त बलिदान की विधि का उपयोग करके गु शियाक्सु के चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे, उसकी आंखों में झिझक झलक रही थी। रक्त बलि की तकनीक से तांग शियू की जान तो बच सकती थी, लेकिन इससे उसकी अपनी उम्र को बड़ा खतरा था। इससे न केवल उसकी उम्र कम हो जाती बल्कि उसकी साधना की गति भी प्रभावित होती। कुछ सेकंड का विचार, अंततः गु शियाक्सु ने तांग शियू को बचाने के लिए रक्त बलि तकनीक का उपयोग करने का निश्चय कर लिया। आखिरकार तांग शियू उसके गुरु थे, वह व्यक्ति जिसकी उसके गुरु को सबसे अधिक परवाह थी। आकाश और पृथ्वी अंधकार में और पीले हैं, रक्त को निगलते हैं और जीवन लेते हैं। गु शियाक्सु ने अपनी उंगली के सिरे को काटकर दर्जनों निशान बना दिए, जिससे उसकी प्राण शक्ति की एक बूंद निकली और उसने उसे तांग शियू के माथे पर लगा दिया। गु शियाक्सु द्वारा निकाली गई रक्त की बूंद के साथ एक रहस्यमयी आभा मिल गई और फिर तांग शियू के माथे में समा गई। तुरंत उसका शरीर ऊपर उठा और तुरंत तांग शियू के सिर के ऊपर प्रकट हो गया। हवा में उल्टा लटकते हुए उसने अपनी हथेली तांग शियू के सिर पर रखी और सहज ऊर्जा की एक धारा तांग शियू के शरीर में प्रवाहित की। ये सब करने के बाद उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। वह तुरंत तांग शियू के सामने प्रकट हुई, पालथी मारकर बैठ गई और अपनी सांसों को नियंत्रित करने के लिए आंखें बंद कर लीं। वह पहले ही स्वर्णकोर अवस्था को पार कर चुकी थी और नवजात आत्मा अवस्था में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर थी। हालांकि उसकी जीवन शक्ति की एक बूंद के निष्कासन और रक्त बलि तकनीक के प्रयोग से उसे काफी नुकसान हुआ था, जिससे उसकी आयु कम से कम कई वर्षों तक घट गई थी। इस समय जैसे जैसे तांग शियू की जीवन शक्ति कम होती जा रही थी, अचानक उसके हृदय से तीव्र ऊर्जा का विस्फोट हुआ। गु शियाक्सु से निकली जीवन शक्ति की उस बूंद में अपार ऊर्जा थी जो तांग शियू की संपूर्ण साधना शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। टकराना, बैंग बैंग, जैसे जैसे उसका हृदय और अधिक धड़कने लगा, दूर आकाश से तारों और सूर्य की शक्ति चारों दिशाओं से प्रवाहित होने लगी और उसके शरीर में समाहित होने लगी। उसकी पहले से क्षीण हो चुकी तारकीय ऊर्जा धीरे धीरे संघनित होने लगी, जिससे अंततः तांग शियू को कुछ हद तक स्वस्थ होने में मदद मिली। रहस्यमय आभा जन के रक्त के सार की बूंद से तुरंत अलग हो गई और तांग शियू की चेतना के सागर में विलीन हो गई। उसी क्षण तांग शियू, जिसकी चेतना अंधकार में डूब गई थी, अंततः उस अराजकता से जाग उठा। जब उसकी चेतना तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई और उसने जन के रक्त के सार की बूंद को देखा तो उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वह अपनी शारीरिक स्थिति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। बाहर से आए जीवन शक्ति की एक बूंद ने उसे यह एहसास दिलाया कि कोई उसकी जान बचाने के लिए रक्त बलिदान विधि का प्रयोग कर रहा है। इससे पहले कि वह ये सोच पाता कि उसे किसने बचाया, उसकी चेतना शांत हो गई और वह चुपचाप विविध उत्पत्ति शून्य ब्रह्मांड स्वर को जोड़ने की तकनीक का अभ्यास करने लगा। समय गुजर जाता है। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। जैसे ही तांग शियू की पलकें झपकीं और उसकी आंखें खुलीं, उसने देखा कि गु शियाक्सु उसके सामने पालथी मारकर बैठी है, अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाए हुए है और उसे ध्यान से देख रही है। क्या उसने उसे बचाया? तांग शियू के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया और उसके अभी भी थोड़े पीले चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने गु शियाक्सु को आंख मारी और थोड़ी कर्कश आवाज में पूछा, क्या तुमने मुझे बचाने के लिए रक्त बलि की तकनीक का इस्तेमाल किया? जब गु शियाक्सु ने तांग शियू को आंखें खोलते देखा तो उसका चेहरा थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन जब उसने तांग शियू को पलक झपकाते देखा और उसकी बातें सुनी तो वह तुरंत अत्यंत प्रसन्नता से बोली, गुरुजी, आप आखिरकार जाग गए। मुझे लगा था कि आप बहुत देर तक नहीं जागेंगे। दरअसल रक्त बलि की तकनीक का प्रयोग करने के कारण ही मुझे पता चला कि आपका शरीर मेरे द्वारा विकसित की गई सच्ची शक्ति को अस्वीकार कर रहा था। ये सचमुच वही थी। तांग शियू ने मन ही मन आह भरी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं जिस साधना तकनीक का अभ्यास कर रही हूँ वह कुछ खास है, इसलिए ये दूसरों की वास्तविक ऊर्जा को अस्वीकार कर देती है। इसीलिए उनके लिए वास्तविक ऊर्जा से मेरा उपचार करना असंभव है। शियाक्सुए, इस बार मुझे वास्तव में आपका धन्यवाद करना चाहिए। अगर आपने रक्त बलि की तकनीक का प्रयोग न किया होता तो शायद मैं मर गई होती। गु शियाक्सु ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और बड़ी मुस्कान के साथ कहा, गुरुजी, मुझे यही करना चाहिए। तांग शियू ने सिर हिलाया, चारों ओर देखा और महसूस किया कि वे अभी भी उसी कमरे में हैं जहां तांग गुशेंग का इलाज हुआ था। लेकिन तांग गुशेंग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई और उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, हम अभी कहाँ हैं? गु शियाक्सु ने कहा, राजधानी, तांग परिवार। तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? गु शियाक्सु ने कहा, तांग परिवार ही यह खबर फैला रहा था और अनगिनत डॉक्टरों से वादा कर रहा था कि अगर कोई तुम्हें ठीक कर दे तो वे कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। चेन परिवार के मुखिया ने अंकल चेन से संपर्क किया, जिन्होंने फिर ओयांग लुलू को फोन किया। संयोग से ओयांग लुलू हमारे बयान रेस्टोरेंट में मेहमान थी, इसलिए मुझे इस बारे में पता चला। तांग परिवार। तांग शियू ने एक पल के लिए भौहें चढ़ाईं, फिर आराम महसूस किया। कोई भी कीमत, यह वादा बहुत भारी है। हालांकि तांग शियू के मन में तांग परिवार के प्रति अभी भी कुछ नाराजगी थी, लेकिन इस समय उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि वे सचमुच उसे परिवार का हिस्सा मानते थे। अब उसे आखिरकार यकीन हो गया कि तांग गुशेंग और अन्य लोगों ने उस समय जो कहा था वह सच था। उन्होंने वाकई उसे और उसकी मां को खोजा था। व्यर्थ का प्रयास अर्थहीन होता है। चूंकि तांग परिवार वास्तव में मेरी मां और मुझे परिवार का हिस्सा मानता है, तो फिर प्रकृति को अपना काम करने दो। समय बहुत कम है, बाद में देखते हैं। उन उपाधियों का कोई महत्व नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप भविष्य में कैसा प्रदर्शन करते हैं।
मैं अपनी माँ को मुश्किल स्थिति में नहीं डाल सकता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तांग शियू के मन में कई विचार कौंध गए। जैसे ही वह उठा, बिस्तर से उठा, जूते पहने और अपने पीछे आई गु शियाक्सू की ओर देखते हुए उसने पूछा, तुम और ओयांग लुलू यहाँ कैसे पहुंचे? गु शियाक्सू ने कहा, यह ओयांग लुलू का निजी जेट है। तांग शियू ने फिर पूछा, ओयांग लुलू कहाँ है? वह अब कहाँ है? गु शियाक्सू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता। मैं 3 दिनों से इस कमरे से बाहर नहीं निकली हूँ, लेकिन वह तुम्हारी बहुत परवाह करती है, इसलिए वह अभी भी तांग परिवार के घर पर ही होनी चाहिए। तांग शियू ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और गु शियाक्सू को बाहर ले आया, बाहर जमा हुए तांग परिवार के दर्जनों सदस्यों के चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। सु लिंग्यो भी दौड़कर आई और तांग शियू की बाहों में गिर पड़ी, खुशी के आंसू बहाते हुए। माँ, मैं अब ठीक हूँ। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, हाथ बढ़ाकर धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और उसे दिलासा दिया। साइड पर अपनी व्हीलचेयर पर बैठे, अभी भी कुछ हद तक चलने फिरने में असमर्थ तांग युंडे का पतला चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। उसकी निगाहें तांग शियू पर टिकी हुई थीं। किसी की भी भावनाएं उससे अधिक जटिल नहीं थीं। ऐसा लग रहा था मानो मिली जुली भावनाओं की एक बोतल छलक गई हो। खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा और नमकीन सब कुछ उसके दिल में उमड़ रहा हो। लेकिन तांग युंडे के दिल में सबसे प्रबल भावना अपराध बोध की थी। बच्चे को जन्म देना लेकिन उसका पालन पोषण न करना पिता की गलती है। अगर सिर्फ यही बात होती तो इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन उनके बेटे ने उन्हें बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी, जिससे कभी सख्त मिजाज रहे ये इंसान अब बिल्कुल चुप हो गए हैं, चाहे कितनी भी बार मुंह खोलें। तांग गुशेंग तांग युंडे के बगल में खड़े हुए धीरे से उनके कंधे पर थपथपाया और तांग शियू से अपनी नजरें हटाकर गु शियाक्सू की ओर करते हुए कृतज्ञतापूर्वक कहा, सुश्री गु, मैं वास्तव में आपका आभारी हूँ। आपने मेरे पोते की जान बचाई। आपकी जो भी इच्छा हो, जब तक तांग परिवार उसे पूरा कर सकता है, हम आपको पूरी तरह संतुष्ट करेंगे। गु शियाक्सू ने शांत भाव से कहा, अपने स्वामी को बचाना मेरा कर्तव्य था, मेरी कोई और इच्छा नहीं है और मुझे तांग परिवार से किसी प्रकार के प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। तांग शियू ने सु लिंग्यू को धीरे से दूर धकेला, उसके चेहरे से आंसू पोंछे, तांग गुशेंग को देखा, फिर तांग युंडे को और अंत में उसकी नजर किन चांगलियुए पर पड़ी, जो भावुक थी और जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने शांत स्वर में कहा, दादी, मुझे भूख लगी है, किसी से मेरे लिए खाना बनवाए। दादी, किन चांगलियुए स्तब्ध रह गई। आंसुओं से भरे उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव उभर आए, लेकिन पल भर में ही वे भाव खुशी से भर उठे। उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो, क्योंकि तांग शियू, जिसने हमेशा तांग परिवार को ठुकराया था और उसे अपना पोता मानने से इनकार कर दिया था, अब उसे दादी कह रहा था। ठीक है दादी, दादी खुद तुम्हारे लिए खाना बनाएंगी। तांग परिवार के अन्य सदस्यों ने भी आश्चर्य और प्रसन्नता के भाव दिखाए। तांग शियू के संबोधन का अर्थ था कि उन्होंने अंततः तांग परिवार और उसके सदस्यों को पहचान लिया था। किन चांगलियुए के जाने के बाद तांग शियू ने एक बार फिर तांग युंडे की ओर देखा और शांत भाव से कहा, पिताजी, अब जब आप जाग गए हैं तो खाना खत्म करने के बाद चलिए शिंगचिंग वापस चलते हैं। मेरी माँ ने 20 साल तक आपका इंतजार किया है और मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें फिर से निराश नहीं करेंगे। तांग युंडे तांग शियू के भाषण से इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जोर से सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, चिंता मत करो, मैं अपना शेष जीवन तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के प्रति आभार व्यक्त करने में व्यतीत करूंगा। आधे घंटे बाद तांग शियू और गु शियाक्सू ने जी भरकर खाया पिया। किन चांगलियुए तांग शियू के बगल में बैठी उसे अपने द्वारा तैयार किया गया लगभग सारा खाना खाते हुए देख रही थी और उसके मन में संतोष की भावना जागृत हुई। जैसे ही तांग शियू ने चॉपस्टिक नीचे रखी, उसने तुरंत पूछा, पोते, क्या तुम्हारा पेट भर गया है? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, मेरा पेट भर गया है। किन चांगलियुए ने संतुष्टि से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम दादी के हाथ का खाना खाने को तैयार हो तो दादी आज से तुम्हारे लिए हर रोज खाना बनाएंगी। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, दादी, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मुझे जिंगमिन द्वीप जाना है और फिर विदेश जाना है। अगर मेरे लौटने तक शंघाई विश्वविद्यालय में कक्षाएं शुरू नहीं हुई होंगी तो मैं यहाँ आ जाऊंगा। किन चांगलियुए ने आश्चर्य से पूछा, आप विदेश जा रहे हैं? तांग शियू ने बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए सिर हिलाया। उसने तांग गुशेंग की ओर मुड़कर कहा, दादाजी, हम अब जा रहे हैं। क्या हम इसे बाद में कर सकते हैं? तांग गुशेंग ने पूछताछ की। तांग शियू ने पूछा, क्या और कुछ है? तांग गुशेंग ने कहा, अब जब तुम वापस आ गए हो तो मेरी योजना है कि कल तुम अपने पूर्वजों की रस्में अदा करो और अपने माता पिता के नाम पारिवारिक वंशावली में दर्ज कराओ। अगर तुम्हें कोई काम हो तो कल पूर्वजों की रस्मों के बाद जा सकते हो। तांग शियू ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं आपसे शियाक्सू और लुलू के लिए भी रहने की व्यवस्था करने में मदद करने का अनुरोध करूंगी। कोई बात नहीं। तांग गुशेंग का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। रात तांग शियू, गु शियाक्सू, ओयांग लुलू और यहाँ तक कि चेन झिझोंग और लॉन्ग जेंगयू भी तांग परिवार के घर पर ही ठहरे थे। तांग युनपेंग ने पास के एक आलीशान रेस्तरां में एक बड़ा हॉल खुद बुक किया और तांग युंडे के ज्ञानोदय और तांग शियू की सुरक्षा का जश्न मनाने के लिए 8 मेजें लगाईं।